Dear members, we all are aware of the things that are happening around us at the India-China border. And there are soldiers who have lost their lives protecting our country at the India-China border. So before starting, I, on behalf of all, express my heartfelt grief for all the soldiers that were martyred in the Galwan Valley. Let us keep a 1 minute silence for expressing our grief and condolence for the martyred soldiers and their families. May God give them the strength to face and overcome such difficult situation. So let's keep a 1 minute silence. Thank you all. A very good evening to all. Corona cannot stop our creativity. Lockdown cannot stop our readiness. And Corona cannot stop our CA Day. With these words, we begin our first day of a mega 12-day celebration of CA Day. Respected Speaker and Central Council Member CA Pramod Jain ji, respected Moderator CA Rajesh Agarwal ji, respected senior members, and dear respected members. I, CA Sugam Saraiwala, Secretary Jamshedpur branch, takes this opportunity to welcome you all in the first event of a 12-day CA Day celebration organized by Jamshedpur branch on the topic latest in income tax. And we have CA Pramod Jain sir from Delhi to enlighten us in this topic. So before we proceed, I would request our branch chairman, CA Sanjay Goyal ji, to deliver his welcome address. Over to you, Sanjay bhaiya. Thank you, Sugam. A very good evening to all of you, respected Central Council members and chairmen of various committees of the ICAI, CA Pramod Jain ji, respected moderator and past chairman of Jamshedpur branch, CA Rajesh Agarwal ji, respected managing committee members, senior members, past chairmen, and all the participants. It's my pleasure to welcome all of you in this virtual CP meeting on latest in income tax. The speaker for this session is CA Pramod Jain ji. I heartily welcome you, sir. फ्रेंड्स, आज से हम लोगों का सीए डे सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है और हम लोग आज से लेके 1 तारीख तक विभिन्न तरीके से इस सीए डे को सेलिब्रेट करेंगे। हर साल हम लोग जिस तरीके से सीए डे को सेलिब्रेट करते आए, इस बार इसका प्रारूप थोड़ा चेंज रहेगा क्योंकि इस बार कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से गवर्नमेंट्स के बहुत से नियम कानून भी आ गए हैं और हमें भी अपने स्वास्थ्य का और अपने मेंबर्स के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। तो हम इस बार ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से करेंगे, लेकिन इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, बल्कि हमेशा जैसा होता है उससे और ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोग इसको प्रोग्राम को इस बार करेंगे। इस प्रोग्राम के 2 मुख्य आकर्षण हम लोगों ने दिए हैं। पहला है वर्चुअल मैराथन। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस वर्चुअल मैराथन में आप सभी कोई भाग लें और अपने आप को फिजिकली फिट रखें, और फिजिकली फिट आप कितने हैं उसको जान भी पाएंगे यदि इस वर्चुअल मैराथन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ हम लोग मेंटल फिटनेस के लिए भी प्रोग्राम रखे हैं, जिसमें प्लानिंग फीलिंग से रिलेटेड प्रोग्राम है, हैप्पीनेस से रिलेटेड प्रोग्राम है, मेडिटेशन से रिलेटेड प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम 22 और 23 तारीख को होगा। तो इसमें भी हम लोग चाहेंगे कि आप लोग सही तरीके से भागीदारी करें और अपने मेंटल स्वास्थ्य को भी सुधारें, क्योंकि कोविड के समय में मेंटल स्वास्थ्य एंड फिजिकल दोनों स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा जरूरत है हम लोगों को, और इसको ध्यान में रखते हुए 2 मुख्य प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है। प्लस विमेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट पे भी एक दिन हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं और वो भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होगा। इसके अलावा हर साल जो हम लोग प्रोग्राम करते आए हैं, जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना हुआ, ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, या फिर अपने सीनियर मेंबर्स को फैसिलिटेट करना हुआ, तो वो सब प्रोग्राम तो होंगे ही। इसके अलावा ये कुछ और प्रोग्राम है, तो मैं आप सभी मेंबर से आग्रह करूंगा कि सीए डे के सभी प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और इस आयोजन को सफल बनाएं। इसी के साथ मैं आज अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। एक बात मैं और करना चाहूँगा कि कल सीए योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, और यह योगा डे हम लोग CSR कमेटी के द्वारा जो की जा रही है उसे हम लोग करेंगे।
और इसके चेयरमैन सीए प्रमोद जैन जी आज हमारे बीच उपस्थित भी हैं। तो मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। ओवर टू शुभम। Thank you, Sanjay Priya, for your words. Friends, our today's topic is latest in income tax. And अभी लॉकडाउन खत्म हो गया है एंड एक के बाद एक ड्यू डेट सब स्टार्ट हो गए आना। सो इनकम टैक्स फाइलिंग का भी टाइम स्टार्ट हो गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इनकम टैक्स में इस साल जो भी अपडेट्स है एंड आईटीआर फॉर्म्स भी आ गए हैं, इसमें भी काफी चेंजेस हुए हैं, तो ये सबको अपडेट रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो इसी के लिए हमारे साथ सीए प्रमोद जैन सर है। तो सर, ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर जमशेदपुर ब्रांच वी वेलकम यू, and we all would be guided with your wisdom and knowledge going forward. It is delightful to have you, sir. Now I request Sri Pankaj Shanghali ji to kindly introduce our speaker. Over to you, Pankaj ji. Thank you, Sugam ji. A very good evening to all of you. वैसे तो श्री सीए प्रमोद जैन जी के बारे में सभी कोई जानते हैं इंडिया में, हमारी फर्टर्निटी में। फिर भी मैं उनके बारे में छोटा सा ब्रीफ देना चाहूँगा उनके प्रोफेशनल करियर्स के रिगार्ड। About CA Pramod Jain ji, he is a commerce graduate from Sri Ram College of Commerce. He is a fellow member of Institute of Chartered Accountant of India. He is a fellow member of Institute of Company Secretary of India. He is a fellow member of Institute of Cost Accountant of India. He is a Bachelor of Law. He has qualified Information System Auditor. He is also a member of All India Management Associations. He is also an insolvency professional. He has also passed the professionally self-assessment test for Independent Directors Data Bank. He has passed certification course NCFM of National Stock Exchange of India. He has also done certification course CAAT of ICAI. He has also done post-qualification certificate course on valuation of ICAI. He has been elected as a Central Council member of ICAI for the period of 2019 to 2021. Apart from being member in more than 25 committees, groups, directorates of ICAI, he is a chairman of Valuation Standard Board and CSR Committee of ICAI for the year 2020-2021. Member of ICAI Disciplinary Committee bench first for the year of 2020 and 2021, and vice chairman of Direct Tax Committee for the year 2019-20 and 2020-2021. He has been nominated as member of Quality Review Board for 3 years from 2020 to 2022. He is a conceptualizer of the portal www.expertspanel.in, which is one-stop solution for all professional queries, which has given more than 19,000 answers since its launch in mid of the year 2018. He has delivered more than thousands lectures and articles on various topics of income tax, corporate laws, LLPs, audit, peer review, quality review, etc. at more than 150 forums throughout the country. Most of presentations and articles since 2013 are available for free download from www.lawnword.com and from 2018 at www.expertspanel.in also. He is a senior partner of Messrs. Lonavat and Company, Chartered Accountant. He is a president, founder conveyor, and member of various associations, circles, committee, etc. of ICAI, ICSI, and other prestigious bodies and associations. He has been a member of Financial Reporting Review Board, Audit and Assurance Standard Board, Accounting Standard Board, Taxation Audit, Quality Review Board, Ethical Standard Board, Editorial Board, Valuation Standard Board, and Internal Audit Standard Board of ICAI. He has been a technical review with FFRB and Quality Review Board and peer reviewer with Peer Review Board. He has authored books on chartered accountants, documentations and compliance for audit and reviews, limited liability partnership, a complete resource book, chartered accountants, documentations and compliance for audit and reviews, importance of LLP after Companies Act,
2013, Charter Accountants Documentations and Compliance under Companies Act 2013, Peer Review and Quality Review, Limited Liability Partnership Law, Procedure and Taxations, Documentations of Charter Accountants, Limited Liability Partnership, Law and Procedures with Ready Reckoner, Fringe Benefit Tax and Banking Cash Transactions, Documentations for Audit and Audit Standard and Caro. He has written various articles on taxations, company law, and audit in various journals. He has a vast practical experience in taxations, audit, corporate law field, and he has been giving consultancy to various corporate and non-corporate entities on taxations matters. ये सर का एक प्रोफेशनल करियर था जो मैंने आपको बताया अभी. So it's over to Sugam for further process. Thank you, Pankaj Bhai. Now, I welcome our moderator for the day, C. Rajesh Agarwal sir, our past chairman of Jamshedpur branch. And I request him to take the proceeding forward from here. Over to you, Rajesh Bhaiya. Thank you, Sugam. I'm very thankful to Jamshedpur branch for giving me an opportunity to be here as a moderator. I welcome you, Pankaj sir, also. And good evening, all of you, all the fellow members and all the respected members of our branch, the past chairmen. Sir, the issue is so vibrant and so nothing what can, we will be definitely get many benefit out of that. So I'll not taking much of your time. I like to say, sir, one or more two issues you must, you may be say put on like the trust 1 point, the trust latest amendment in the trust, and touch upon the issue of NRIs. Nowadays, why the NRIs are hesitate in giving the say residential status while return is asking for the residential status, they are very hesitate in giving their passport details and TIN number. So why they are doing so? What are the reasons? So the rest is on you, sir. So I request you to please take over the charge and carry on the proceedings. Thank you, sir. Thank you very much, Rajesh ji, Rajesh Agarwal ji, Chairman of Jamshedpur branch Sanjay Goyal ji, Secretary Sugam Saraiwala ji, Pankaj ji, Yogesh ji, Vikas ji, and Siddharth ji, and all my dear friends. Sabko mera namaste. At the outset, I thank Jamshedpur branch. We have been trying since some time to visit Jamshedpur, but in times of COVID now, it has been possible to share our views online in a virtual mode rather than being physically present there. कई टाइम से कोशिश की, but बन नहीं पाया प्रोग्राम, कभी कोई प्रोग्राम, कभी कोई प्रोग्राम. So today we'll be discussing upon the latest in income tax. और जो मॉडरेटर सर ने कहा, राजेश अग्रवाल जी ने, उसकी भी बात करेंगे. पहले हम अब चलते हैं. I'll share my screen. जब हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स के लेटेस्ट चेंजेस की, तो कुछ एक चेंज करेंगे. We will start with a very simple one, which all of you must be knowing. That is in relation to my audit under section 44AB. सबको पता होगा कि yes, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो 44AB का जो क्लॉज ए है वो बात करता है अगर मेरा बिजनेस से मेरी टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस करती है तो मेरे को ऑडिट कराना पड़ता है अंडर इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 44AB. अब इस फाइनेंस एक्ट 2020 से दिस लिमिट फॉर certain category of persons has increased from 1 crore to 5 crore. When this provision came, I was in the institute, and in the evening there was a webcast where Girish Oja sir and I were discussing the provisions related to the budget, and more than 500 questions came, out of which more than 150 were basically on 44AB कि हम तो छोटी सिटी से हैं, हमारी तो सारी काम ही टैक्स ऑडिट से होता है और ये टैक्स ऑडिट चला जाएगा तो क्या करेंगे.
तब तक शायद सब लोगों ने उसको पढ़ा नहीं था। उसके बाद लोगों ने उसको पढ़ा और पढ़ने से पता लगा कि दिस 5 करोड़ लिमिट इज नॉट अ ब्लैंकेट लिमिट, बट इफ दिस लिमिट वुड बी देयर only if these conditions are met. First, that the aggregate of all amounts received in cash do not exceed 5% of the said amount, and my aggregate of all payments made in cash do not exceed 5% of the said payment. इसका मतलब यह है कि ये दोनों कंडीशन जब मीट आउट होंगी तभी मेरी लिमिट 5 करोड़ होगी, अदरवाइज मेरी लिमिट 1 करोड़ है। मान लीजिए मेरी टोटल पेमेंट जो है, मान लीजिए 50 लाख की पेमेंट है और उस 50 लाख में से मैंने जो कैश पेमेंट की है वो मान लीजिए मैंने की है 5 लाख रुपए। रिसिप्ट मेरी सारी की सारी चेक से है, तब क्या मेरी लिमिट 1 करोड़ होगी 5 करोड़ होगी? तब मेरी लिमिट होगी 1 करोड़, क्योंकि मैंने पेमेंट के अंदर 5% से ऊपर की कैश की पेमेंट की, राइट। सो दोनों कंडीशन मीट आउट होगी तभी लिमिट मेरी 1 करोड़ से 5 करोड़ होगी। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल लें, रिसिप्ट्स हैं। मेरी एग्जांपल ले लीजिए कि एक फर्म है जिसकी 4 करोड़ की सेल है और जिसमें 15 लाख रुपए कैश है। ये अगर मैं 4 करोड़ की बात करूं तो इसका 5% जो होता है वो होता है 20 लाख। तो क्या यहाँ पे मेरे को टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा? क्या ये इंफॉर्मेशन, मान लीजिए मेरी जो पेमेंट है वो 5% से नीचे है, तो क्या मेरे को यहाँ ऑडिट कराना पड़ेगा? एक दो और फैक्ट दे देता हूँ कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया 10 लाख रुपए और लोन मेरे को आए 15 लाख। अब इस फैक्ट के साथ क्या मेरे को यहाँ पर टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट है? यहाँ पे मैं एक बार सबके साथ व्यू लेना चाहूंगा कि आप यहाँ पे अपना आंसर दे सकते हैं, चाहे तो वैसे दीजिए, नहीं तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, क्वेश्चन आंसर में डाल दीजिए, कहीं पे भी क्वेश्चन आंसर में डालिए, यहाँ पे डालिए, इसका आंसर दीजिए। मैं ये जो सेशन है ये वन साइडेड नहीं करूंगा, बीच बीच में हर सेक्शन के ऊपर जिसका जो जो पॉइंट है उसको वही क्लियर करते चलेंगे, एंड मूवमेंट पे नहीं जाएंगे। विनीशा जी का कहना है कि यस, हाँ टैक्स ऑडिट होगा, और सुभाष जी का कहना है नहीं होगा। दो डिफरेंट व्यूज हैं। ऑफ कोर्स आंसर सिर्फ यस और नो ही हो सकता है, तो डिफरेंट व्यूज हैं। पार्टनर शेयर नो, श्याम जी का कहना है। मुरलीधरन जी का कहना है कि यस टैक्स ऑडिट होगा। नॉट एप्लीकेबल सिंस कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज नॉट एन इनकम और पेमेंट, राइट। चितरंजन जी का कहना, राइट। अब हम एक बार वापस उस स्लाइड पे चलते हैं। टैक्स ऑडिट विल हैव टू बी डन, सागर जैन जी का कहना है। काफी लोगों के दो डिफरेंट व्यूज हैं, सो लेट अस गो बैक टू द स्क्रीन एंड डिस्कस दैट। यहां पर क्या है, मेरी टोटल रिसिप्ट्स कितनी है? 425 लाख। जो बात कहता है एग्रीगेट ऑफ ऑल रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग फ्रॉम माय सेल, टर्नओवर एंड एक्सेट्रा, एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट्स, उसकी बात करता है वो। यहां पर मेरे को अपने क्लाइंट्स के केस में मेरे को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, और रिसिप्ट पेमेंट्स का जो टोटल है, ये मेरी पेमेंट साइड होती है, तो इसका जो बैलेंस को छोड़ दो, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, इसको छोड़ दो, तो पेमेंट साइज के अंदर, मेरे पेमेंट साइज के अंदर जितना भी पेमेंट साइज के अंदर मेरा जितनी भी टोटल पेमेंट है, ये हटा के इसको मेरे को डिवाइड करके देखना 5% क्रॉस करता कि नहीं करता। रिसिप्ट साइड में देखना कि क्रॉस करता कि नहीं करता। कैश कंपोनेंट दोनों में से एक भी करता है तो मेरी लिमिट 1 करोड़ रहेगी, 5 करोड़ नहीं रहेगी। अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि हमारे लिए ये मैंडेटरी है, हमको ही समझना है। अब एक क्वेश्चन है इसके अंदर, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लीजिए ये क्वेश्चन मुझे बताइए कि यार ये मैंडेटरी है कि ऑप्शनल। मान लीजिए मेरे क्लाइंट की 3 करोड़ की सेल है और दोनों ही रिसिप्ट और पेमेंट 5% से नीचे, तो क्या मैं टैक्स ऑडिट कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकता? दोनों ऑप्शन है मेरे पास।
यहाँ पे फिर मेरे को आपके आंसर चाहिए, क्या ऑप्शनल है कि मैंडेटरी? टैक्स ऑडिट कर दूं, क्योंकि मेरे को ही करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही करना है। ऑप्शनल है, एक विनीशा जी का कहना है मैंडेटरी, मुरलीधर जी का भी कहना है मैंडेटरी, श्याम जी का, कुशलेंद्र जी का भी कह रहा है ऑप्शनल है, चितरंजन जी का भी कहना ऑप्शनल है, अजय गुप्ता जी का, सुमित अग्रवाल जी का, सबका कहना ऑप्शनल है। यानी कि अगर मेरी 3 करोड़ की सेल है और 5% से नीचे की लिमिट आती है तो मैं ऑडिट कर दूं। अगर मैं इसका, ऑप्शनल है, नरेंद्र जी का भी यही कहना ऑप्शनल है, अगर मैं इसका ऑडिट कर देता हूं तो मैं उसका सेक्शन क्या भरूंगा, उसका मैं सेक्शन क्या भरूंगा, उसका सेक्शन क्या भरूंगा? क्या 44 AB में ऑप्शन है कोई कि ऑडिट करा लो या नहीं कराओ? मेरी मान लीजिए 1 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है, मेरी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, 1 करोड़ से नीचे की मेरी टर्नओवर है, तो ऑप्शनल है कि मैं टैक्स ऑडिट करा लूं, बिकॉज दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, वेदर इट इज अ कंपनी, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, जो मर्जी हो। सेक्शन 44 AB इज नॉट ऑप्शनल, इट इज मैंडेटरी। यानी कि अगर मेरी 5 करोड़ से नीचे की सेल है और 5% से नीचे की ग्रॉस रिसीट्स और ग्रॉस पेमेंट्स 5% से नीचे की कैश है, तो मैं उसको ऑडिट नहीं कर सकता। अगर मैंने किया तो इनकम टैक्स के सेक्शन 44 AB में कोई ऑडिट नहीं किया मैंने पता नहीं कौन से प्रोविजन में किया, खुशी खुशी वाला ऑडिट किया ये मैंने। इससे मेरी ड्यू डेट चेंज नहीं हो जाती, 31 जुलाई ही रहेगी, राइट? सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब देखें तो गवर्नमेंट हमेशा सिंप्लीफाई करने की बात करती है और सिंप्लीफाई करती भी है, मैं मना नहीं करता, जबकि वो हमेशा यही कहते रहते हैं, अनाउंसमेंट भी करते हैं, अब आपको सीए के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, जहां बोले कि हमने अब टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ कर दी, वो बताते भी वहीं पे ही है जहां पर बिजनेसमैन ही नहीं होते, क्योंकि बिजनेसमैन को तो पता है कहाँ ऑडिट होना कहाँ नहीं होना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस। इस बार ये हम अपने ऑडिट के प्रोविजन को एक बार समझ लें। ऑडिट सेक्शन 44 AB में कब होना है, कहाँ होना है। मैं अगर देखूं मेरी टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है, या मेरी टर्नओवर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, या मेरी टर्नओवर 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, या मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, हर जगह डिफरेंट है। अगर मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से ऊपर है, तो टैक्स ऑडिट है ही है, इसको छोड़ देते हैं। फिर हम आते हैं, मेरा एक सेक्शन है सेक्शन 44 AD। अगर मैं 44 AD को अवेल कर रहा हूं, मान लीजिए मेरी 1.5 करोड़ की टर्नओवर है, 8% से ऊपर का प्रॉफिट दिखाता हूं, और मेरा कैश कंपोनेंट जो रिसीट और पेमेंट करता हूं वो 5% से ऊपर है, 10% है, 20% है, 50% है, पर अगर मैं 44 AD में जाता हूं तो मेरा ऑडिट नहीं होगा, मेरा ऑडिट नहीं होगा, क्योंकि 44 AD में ना बुक्स मेंटेन करना होता है ना ऑडिट कराना होता है। मान लीजिए एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है, तो वैसे ही उसका ऑडिट नहीं होना। 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को तो ये वाला होता ही नहीं ना, ये वाला प्रोविजन तो यहाँ पे आता है, ये एप्लीकेबल है सिर्फ इंडिविजुअल HUF एंड पार्टनरशिप फर्म, नॉट इवन टू LLP। एक और केस ले कि मान लीजिए मेरी एक फर्म है, नई नई बनी है, पहला साल है, और पहले साल के अंदर मान लीजिए मेरी टर्नओवर है 50 लाख, पहला साल, सोल प्रोप्राइटरशिप, 50 लाख की मेरी टर्नओवर है, और मेरा जो कैश रिसिप्ट और पेमेंट है वो मेरा 5% से ऊपर है,
मेरी सारी की सारी कैश सेल है और कैश परचेज है, और मेरा जो प्रॉफिट है वो है मेरा 3 लाख, यानी 8% से नीचे, 8% से नीचे, तो क्या यहां पर मेरा टैक्स ऑडिट होगा? यहां पर फिर मैं आपके व्यूज चाहूंगा, क्योंकि ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट। हाँ जी बेटा, सुगम जी क्या कह रहे हैं? यस। पूनम जी का अभी तो सबका यस है, एक बस विनिशा जी का नो है, बाकी सबका यस यस है। दिलीप जी, पूर्वी, सभी का यस है। यस यस। कौन से सेक्शन में ऑडिट होगा? कौन से सेक्शन में ऑडिट होगा? सब ने 100% यस कर रहे हैं, एक जने को, विनिशा जी को छोड़ के। कौन से सेक्शन में ऑडिट करेंगे? सेक्शन का नंबर भी बताइए मेरे को। ऑडिट कौन से सेक्शन में करेंगे? ऑडिट के सेक्शन में होता है ना 44 ADE, सुमित जी का कहना है, और चितरंजन जी का कहना है 44 ABE, राइट। देखिए, पहली बात तो हम ये समझ लें कि 44 AD में कोई ऑडिट नहीं होता। ऑडिट जो होता है 44 AB में होता है, AD में कोई ऑडिट नहीं होता, ठीक है। मैं आपको AB की 5 क्लॉज बताता हूं, ABCDE, 5 में से किसी में ये फॉल करता है। ये वाला केस जो हमने डिस्कस किया, पहला वाला सबको पता है, टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है जी मेरा। सेकंड मेरा प्रोफेशन 50 लाख से ऊपर वाला, राइट। थर्ड है मेरा 44 B, ट्रिपल बी, डबल बी, 44 AE से अगर डीमिंग से नीचे हो। डी मेरा है अगर मेरा प्रोफेशनल में 50 लाख से नीचे की टर्नओवर और 50% से नीचे का प्रॉफिट दिखाता हूं तो। 44 ABE जो सुमित जी ने और सबने लिखा, श्रीराम जी 44 AB 5 नहीं है कुछ भी, 44 ABE है, तो सबका कहना है 44 ABE। अब हम 44 ABE पढ़ें, क्या कहता है? 44 ABE कहता है कि अगर आपका केस फॉल करता है 44 AD 4 में, और आपकी टोटल इनकम इज एक्सीडिंग द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो ऑडिट कराना है, तब मेरे को 44 AD 4 पढ़ना पड़ेगा। 44 AD 4 क्या कहता है? 44 AD 4 कहता है अगर आपने कभी 44 AD का बेनिफिट लिया और उसके बाद अगर किसी साल में नहीं लिया, तो आपको वहां से 5 साल तक बुक्स मेंटेन करके ऑडिट कराना है। ये असेसमेंट ईयर 17-18 से चेंज आया, राइट। मेरा पहला साल है, मैंने कौन सा 44 AD ले लिया? मैंने तो कभी भी 44 AD नहीं लिया, तो मैं 44 ABE में कैसे आ गया? कौन से सेक्शन में ऑडिट कर रहा हूं? मैंने तो कभी 44 AD लिया ही नहीं। गेटिंग? ये असेसमेंट ईयर 17-18 से चेंज है। किसी को कोई डाउट हो तो YouTube के ऊपर मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन करके, YouTube पे आप लिखेंगे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन CA प्रमोशन, आ जाएगा, 7-8 मिनट का है। आप उसको पढ़िएगा, सेक्शन सामने खोल के रखिएगा, और फिर कोई डाउट हो एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अगर मैंने ऑडिट कर दिया तो इनकम टैक्स के तो किसी सेक्शन में ऑडिट है नहीं। वही पोजीशन है जो कि मैं कह रहा था कि मेरी 5 करोड़ से नीचे की सेल है और 5% से नीचे की कैश रिसिप्ट है या कैश पेमेंट, और मैंने ऑडिट कर दिया, तो इनकम टैक्स के सेक्शन में तो ऑडिट नहीं है। किसी को यहाँ पर कोई डाउट हो और अगर कोई हैंड अपना रेज करे तो उसको आप अनम्यूट करके डिस्कस भी कर सकते हैं ओपनली। चित्रंजन के अंदर हाउ विल सॉल्व दिस? देयर इज नो इशू एट ऑल। जो मैं कह रहा हूं वही तो लॉ है, आप चेक कर लें। इशू क्या है इसमें? प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ मैं ऑडिट अगर कर दिया, गलती से कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं करेक्ट हो गया।
क्योंकि सारा का सारा एक तरह से स्टेट थ्रू प्रोसेस है, कोई चेक नहीं करता। बट डिपार्टमेंट ऑलवेज रेज क्वेरीज। एक बार भी सर अगर किसी ने रेज किया हो तो मुझे बता दें, कब रेज किया, कोई नोटिस आया, कोई सीपीसी ने कुछ कहा? हम तो कर रहे हैं असेसमेंट 17-18 से, ऐसे ही कर रहे हैं। सारी असेसमेंट होती है हमारी, स्क्रूटनी भी हो जाती है और 143(1) भी हो जाता है। संजय गोयल जी का कहना है कि हाँ व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ लॉस। मैं तो अभी यही बता रहा हूँ, 50 लाख के केस के अंदर 3 लाख का प्रॉफिट तो 6% से 8% से नीचे ही है ना। लॉस के केस में प्रॉब्लम ये रहेगी, आप समझ के चलेंगे कि मेरा जो ड्यू डेट है वो है मेरा सितंबर अक्टूबर, जबकि है एक्चुअली जुलाई, तो वो आपका लॉस डिसअलाउ कर सकता है अगर आपने जुलाई में फाइल नहीं की तो, क्योंकि आपका ऑडिट तो लीगली है नहीं ना 44AB में। ऑडिट तो आपका 44AB में होना ही नहीं है। मेरे पास जो मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि असेसमेंट ये 17-18 से है, पर आज की डेट में भी क्वेश्चन जो आते हैं वो क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि सैलरीड एम्प्लॉय है, सैलरीड एम्प्लॉयड है, 10-15 लाख रुपए की सैलरी है जी, उसने फ्यूचर ऑप्शन में काम किया, उसमें लॉस आ गया, ऑडिट होगा कि नहीं होगा? एक ही क्वेश्चन मेरा रहता है कि क्या आपने कभी 44AD का बेनिफिट लिया? नहीं लिया तो फिर ऑडिट कौन से सेक्शन में करेंगे? देयर इज नो सेक्शन अंडर व्हिच यू हैव टू डू द ऑडिट। और जो ये 2.5 लाख की लिमिट है, दैट इज मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। टोटल इनकम पार्टनरशिप फर्म में 0, प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल के अंदर 2.5 लाख। सीपीसी डिटेक्ट्स द रिटर्न इन केस ऑफ नॉन ऑडिट लॉस केस। नहीं सर, कभी भी नहीं करता। सर 44ABD जो कह रहे हैं मनीष जी, 44ABD इज फॉर प्रोफेशनल्स। 44ADA यानी कि प्रोफेशनल्स के केस में ऐसा है, 50 लाख रुपए तक की आपके टर्नओवर है तो आप 50% से या उससे ऊपर का प्रॉफिट दिखाओ। अगर आपने वो नहीं दिखाया तो ऑडिट करो। और सेम केस जो था वो पहले मेरे बिजनेस के लिए भी था। ये बिजनेस वाला मेरा चेंज किया असेसमेंट ईयर 17-18 से। प्रोफेशन के अंदर वो लेके आ गए जो कि बिजनेस के अंदर था। चाहे वो उनके गलती से हुआ या जैसे भी हुआ, लॉ यही है। दोबारा सेक्शन 44AD4 पढ़ लीजिएगा और आप देखिएगा कि सीपीसी में भी कहीं कोई इशू नहीं आता। अगर किसी का कोई इस तरह का नोटिफिकेशन आया हो, कोई सीपीसी का ऑडिट का केस ऐसा आया हो या 139(9) में कोई डिफेक्ट आया हो तो मेरे से जरूर शेयर कीजिए। एक केस में सर आया है इस तरह का हम लोगों के पास। क्या लिखा हुआ आया कि आपका लॉस है और आपने 44AB में ऑडिट इसका नहीं किया है तो डिफेक्टिव करके आ गया है उसका 1। लॉस के अंदर सर देखो, हमारे तो कई केस में लॉस के केस में 44AD बनता ही नहीं है। वो आपने रिप्लाई किया होगा कि बनता नहीं है इसमें। हमने तो रिप्लाई किया है उसका कि इसमें नहीं होना चाहिए, ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर उसके बाद फिर प्रोसेस भी हो गया बाद में, लेकिन इस तरह का डिफेक्ट्स आ जाता है कई बार। नहीं सर, ये मैं आपसे पहली बार सुन रहा हूँ। आप इसमें चेक कीजिएगा, फिर उसको जो पर्सन वहां कर रहा होगा उसने कोई एरर की होगी, वरना हमारे किसी भी केस में ऐसा नहीं आया सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। और क्योंकि ये इशू ऐसा है कि है असेसमेंट ये 17-18 से, बट आज की डेट में भी तरह से नोटिस रिसीव्ड इफ देयर इज अदर इनकम बट लॉस फ्रॉम शेयर ट्रेडिंग, देन व्हाट? मनीष जी का कहना है इफ देयर इज अदर इनकम बट लॉस फ्रॉम शेयर ट्रेडिंग, उससे क्या फर्क पड़ना है? मेरी टोटल इनकम मेरे लॉस फ्रॉम शेयर ट्रेडिंग है तो मैंने 44AD कभी लिया कि नहीं लिया उस पर डिपेंड करेगा। टोटल इनकम मोर देन मिनिमम एग्जेम्प्ट लिमिट 2.5 लाख से ऊपर, ठीक है, बट नोटिस रिसीव उसको आंसर कीजिए, उसको समझ नहीं होगी, उसको आप बताइएगा इफ टोटल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। हाँ 2.5 लाख रुपए से ऊपर है, पर ऑडिट नहीं होना, क्योंकि ऑडिट तो तब होना जब मैंने कभी 44AD लिया। असेसमेंट ईयर कौन सा था? 17-18 था या उसके बाद 17-18 और उसके बाद का था या उससे पहले का था? ये जरूर चेक कीजिए।
असेसमेंट ईयर 16-17 तक यही था, असेसमेंट ईयर 17-18 से चेंज हो गया, राइट। आप दोबारा देखिएगा, मेरी वीडियो है यूट्यूब पे, आप दोबारा उसको सुन लीजिएगा। एक सेक्शन सारे के सारे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सेक्शन सामने खोल के रखिएगा। अगर आपका डिफरेंट व्यू बनता है, अगर डिफरेंट व्यू बनता है तो कभी भी मेरे को आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। एंड टर्नओवर इन चेन ट्रेडिंग एक्सीड्स 40। सर अगर मेरी लॉस है या प्रॉफिट है, अगर मेरी ट्रेडिंग शेयर ट्रेडिंग की टर्नओवर अगर 1 करोड़ क्रॉस कर गई तो ऑडिट होना ही है ना। अगर मेरी टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस कर गई तो प्रॉफिट है या लॉस है, हार्डली मैटर्स। टर्नओवर की लिमिट तो देखूंगा ना सर, अगर 1 करोड़ क्रॉस कर गई तो यस ऑडिट होना ही है। 44 ए में आ गया ना सर, ठीक है, श्वेता जी का कहना, राइट। कोई क्वेश्चन यहाँ पर 44 AB AD से रिलेटेड वी कैन टेक और देन विल गो फॉर, ठीक है। और कोई मेरे ख्याल से क्वेश्चन है नहीं अभी, तो आगे चलते हैं। सर इसमें एक चीज बोल देते हैं, कोई भी मेंबर्स का कुछ क्वेश्चन अगर है सर जो पढ़ा रहे हैं तो वो अपना रेज हैंड कर सकते हैं। रेज हैंड का एक ऑप्शन है, हाँ, वी विल आस्क देम टू अनम्यूट देयर स्पीकर एंड दे कैन स्पीक। दे कैन स्पीक आल्सो, डिस्कस आल्सो, क्योंकि हमारा ये सारा सब हमारे क्लोज मेंबर्स ही हैं सारे के सारे, तो डिस्कशन भी पूरा करना चाहिए। कोई भी मेंबर को डाउट्स है तो वो अपना रेज हैंड कर सकते हैं। यस, चलिए आगे चलते। नाउ कम्स माय अनदर सेक्शन 194N, जो कि फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 से आया था, जिसमें ये थी कि अगर बैंक से आप कैश विड्रॉ करते हैं 1 करोड़ से ऊपर तो आपका टीडीएस कटेगा 2%। ये फाइनेंस एक्ट 2020 से चेंज हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। और पहले तो यही था जो मैं बता रहा था अभी कि एवरी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस वाज रिस्पांसिबल फॉर पेइंग एनी अमाउंट एग्रीगेटिंग 1 करोड़ से ज्यादा, तो 1 करोड़ के ऊपर से जितना अमाउंट होगा उस पे 2% टीडीएस कटेगा। और अब जो चेंज आया उसमें उन्होंने क्या कहा, इन केस ऑफ ए रिसिपिएंट जिसने पिछले 3 सालों में से किसी भी साल की आईटीआर फाइल नहीं की, जिसकी की टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई थी 139(1) की पिछले साल की, तो उसके केस में लिमिट 1 करोड़ नहीं 20 लाख होगी। 20 लाख के ऊपर 2%, 20 लाख से 1 करोड़ तक, और 1 करोड़ से ऊपर 5%, राइट। अगर मेरी रिटर्न बिलेटेड है तो क्या ये मेरा लिमिट 20 लाख की हो जाएगी? मेरे हिसाब से नहीं। इसका कहने का पर्पस जो मुझे लगा, मान लीजिए कि मैं आज की रिटर्न फाइल करनी है, आज मान लीजिए आज है मेरा 20 जून, और मार्च 20 की अगर मैं बात करूं तो मार्च 20 की ड्यू डेट है अभी 30 नवंबर, तो अभी मेरी ये वाली डेट एक्सपायर नहीं हुई, तो यानी 20 को काउंट नहीं करना, 19, 18 और 17 इन तीनों में से किसी अगर 1 साल की भी आईटीआर फाइल हो गई, किसी भी 1 साल की, तो मेरी लिमिट 1 करोड़ है, और तीनों में से किसी भी 1 साल की नहीं हुई, किसी भी साल की नहीं हुई, तो लिमिट है 20 लाख रुपए, राइट। फर्दर, एक बच्चा अभी अभी मेजर हुआ, मान लीजिए वो मार्च 20 के अंदर मेजर हुआ, तो असेसमेंट ईयर 2021 के अंदर तो वो मेजर होगा ना, उसकी रिटर्न पूरे साल की जाएगी, उसके पिछले 3 साल की रिटर्न गई नहीं, और उसने इस साल में जो काम किया उसने कैश विड्रॉ किया, तो उसके लिए लिमिट 20 लाख रहेगी। समझ रहे हैं? तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि एक तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मेरी रिटर्न इनकम है ही नहीं, लॉस है, तो मैं रिटर्न क्यों फाइल करूं, क्यों प्रोफेशनल को फीस दूं उसकी, चाहे वो छोटी फीस भी है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पता नहीं कब कैश निकालना पड़ जाए, प्रॉपर्टी बेची कैश निकालना है,
और उस वक्त जब कैश ज्यादा निकल जाएगा 20 लाख रुपए से ऊपर 2% टीडीएस कट जाएगा, क्योंकि उसके 3 साल की रिटर्न फाइल नहीं है। तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। इशू ये आएगा कि बैंक कैसे वर्किंग करेगा, बैंक की जिम्मेवारी है ना, मेरे एसएससी की तो जिम्मेवारी नहीं है, अनलेस माय एसएससी इज बैंक। सेकेंडली प्रॉब्लम उसको भी है जो कि बैंक के ऑडिटर्स हैं। जो बैंक के ऑडिटर्स हैं, जब वो उसकी टीडीएस की कंप्लायंस कर रहे होंगे तो उनको ये चेक करना पड़ेगा कि बैंक ने इस केस के अंदर 2% टीडीएस काटा और इस केस में 5% काटा और नॉर्मल केस में 2% काटा। जो बैंक की वर्किंग बढ़ेगी वो ऑडिटर को दोबारा चेक करना पड़ेगा। दे मे बी फाइंडिंग आउट सर्टेन वेज आउट कि कब ये आईटीआर की कॉपी मांगनी है, या वो हर केस में आंख बीच के मांग लेंगे, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल टू ऑल अकाउंट्स। इट कुड बी अ करंट अकाउंट। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसका काम कंस्ट्रक्शन का है, हाईवेज पे काम कराता है, वो डिस्ट्रीब्यूट सैलरी कैश में करता है, डेली बेसिस पे करता है, तो कैश विड्रॉ रहेगा उसका। ऐसे हैं बहुत सारे ट्रेड्स, और कुछ ऐसी हैं जो बिना ट्रेड्स के भी गड़बड़ करते हैं। जो वो गड़बड़ वाली हैं वो तो फंसी जाएंगे अगर आईटीआर फाइल नहीं करते। जो जेन्युइन है, बात है कि हाँ मेरे को इसमें दिक्कत क्या है। अगर मैं अपनी टीडीएस की बात करूं तो टीडीएस का क्रेडिट तो मिल ही जाएगा, लेकिन मेरी वर्किंग कैपिटल तो ब्लॉक हो जाएगी। किसी केस में आप मान लीजिए 5% 2% की बात कर रहे हैं, मार्जिन मेरा 2-3% का है, और वो मार्जिन 2-3% का वो वहां पे ब्लॉक हो जाएगा। सो इन दिस केस देयर कैन बी सर्टेन इश्यूज। इस सेक्शन पे किसी का कोई इशू, कोई कमेंट, तो वी कैन टेक दैट। इस इशू पे किसी का है? एक क्वेश्चन ये आया हुआ है राजेश जी का ही, इफ पार्टनर्स रेम्युनरेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सीड 1 करोड़, व्हाट द ऑडिट? नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एंड दिस इज द फैक्ट। यस, द partners remuneration either by the way of remuneration or interest is tax under the head business, so that would be my business receipt. And if it exceeds 1 crore, and in the case of professionals 50 lakhs, then yes, there would be an audit करना पड़ेगा इसका, right? Sir, in case of late filing of ITR, और late filing of ITR वही मैंने कहा कि अगर आपका एक मान लीजिए ये प्रोविजन है, आप हैं अक्टूबर 2020 के अंदर, या मान लीजिए जनवरी 2021 के अंदर है, तो अभी मेरे पास टाइम फाइलिंग का पीरियड तो मार्च तक का है, टाइम फाइलिंग का पीरियड तो मार्च तक का है, लेकिन मेरा जो मार्च 20 की रिटर्न है उसकी ड्यू डेट 1/59/1 की निकल गई, तो मैं जो 3 साल काउंट करूंगा वो 20, 19 और 18 करूंगा। तीनों में से भी अगर मैंने 1 साल की फाइल कर दी तो इशू नहीं है, अगर मैंने तीनों में से किसी साल की फाइल नहीं की तो इशू आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। और कोई मेरे ख्याल से इस सेक्शन पे किसी का क्वेश्चन नहीं, आगे चलिए। एक और सेक्शन है, सेक्शन 194O। ये नया सेक्शन है। दिस न्यू सेक्शन इज बेसिकली applicable with effect from 1st October 2020. And when I talk about 1st October 2020, ये फाइनेंस एक्ट में ही है। तो यहाँ पर क्या है, इट इज फॉर द पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट करता है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को फॉर द सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो उसको जब वो पेमेंट करेगा तो उसका टीडीएस काटेगा 1%। हम ये सोचते हैं कि हमारे को क्या फर्क पड़ता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर जाने, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जाने, हमारे क्लाइंट तो है नहीं कोई, राइट? तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने काटना है टीडीएस। मेरा उबर, मेरा फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्विगी, जोमेटो,
या इस तरह के मंत्रा, ये सब काटेंगे ना टीडीएस, जो कि उनके पार्टिसिपेंट्स के उनके, तो हमारे को क्या इसमें फर्क पड़ता है? देखते हैं एक दो स्लाइड, इस स्लाइड्स के अंदर। एक तो मेरा 1% टीडीएस है ऑन द सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और बोथ। अगर मेरा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ है और उसको सेल जो टोटल उसने की है उसका 5 लाख को एक्सीड नहीं करता और उसने आधार या पैन दे दिया, तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, नो टीडीएस। और अगर टीडीएस कटना है और जिसका कटना है उसने पैन नहीं दिया, तो 206AA के अंदर 5% टीडीएस कटेगा, राइट। हाँ, एग्जेम्पशन दे रखी है कि अगर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर रिसीव करता है फॉर एनी अदर सर्विसेज लाइक एडवर्टाइजमेंट और कमीशन और वॉट एवर इट मे बी, उस पे टीडीएस नहीं कटेगा इस सेक्शन में, क्योंकि उसका दूसरे सेक्शन में टीडीएस कट जाता है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि मेरा ये 1% का अमाउंट ज्यादा है, 1% का अमाउंट ज्यादा है, तो आप उसके अंदर क्या है, वो 197 में जा सकता है, 197 में जाके उसको लोअर टीडीएस का बेनिफिट ले सकता है, राइट। लोअर टीडीएस का बेनिफिट वो ले सकता है। एक पॉइंट इसमें और आया है कि मान लीजिए अमेज़न से आपने गुड्स खरीदे, आप मान लीजिए अमेज़न के ई ऑपरेटर हैं और जो अमेज़न के पार्टिसिपेंट है, ऑपरेटर अमेज़न है, और आपने जब गुड्स बेचे थ्रू अमेज़न, तो जिसको गुड्स सप्लाई किए उसने पेमेंट कैश में किया, तो वो अमेज़न के पास नहीं पहुंचा, सीधा आपके पास पहुंच गया और सीधा पार्टिसिपेंट के पास पहुंच गया। तो उन्होंने कहा कि दैट वुड आल्सो बी ट्रीटेड एज अमाउंट व्हिच इज रिसीव्ड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, राइट। ये सेक्शन एक ये भी बात कहता है कि अगर मान लीजिए मेरा इस सेक्शन के अंदर मेरा टीडीएस कटना है, या फिर वो 5 लाख की वजह से मेरा वो इंडिविजुअल एचयूएफ में टीडीएस 194O2 में नहीं कटना, तो मेरे को टीडीएस के कोई भी और प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। एक यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, आपका क्लाइंट है मिस्टर ए कह लीजिए, मेसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कह लीजिए, एबीसी एंड कंपनी ले लीजिए, उसने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आपका ये अर्बन क्लैप हो गया, आपका ये जस्ट डायल हो गया, या कहीं से भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से एक कंसल्टेंट हायर किया और उसको प्रोफेशनल फीस देनी है 2 लाख रुपए की। तो आप जब उसको पेमेंट करेंगे तो टीडीएस काटेंगे, क्या काटेंगे तो कौन से सेक्शन में काटेंगे? अगर आपने नहीं काटा तो क्या ये 40AI में डिसअलाउंस हो जाएगा? यहां पे मैं फिर आपके आंसर चाहूंगा। हाँ जी, अगर मैं नहीं काटूंगा तो मेरा वो हो जाएगा क्या? आपने अर्बन क्लैप से नॉट डिडक्टेबल, मैं प्रोफेशनल फीस की पेमेंट कर रहा हूं टू दैट पर्सन, तो मैं उसका टीडीएस नहीं काटूंगा 194J में, मेरे को 40I में डिसअलाउंस नहीं होगा, मीनल जी का कहना नहीं होगा, नॉट डिडक्टेबल 194J में टीडीएस नहीं काटना। और किसी का भी? सोनम जी का कहना है 194J एप्लीकेबल, मेरे को यहाँ पर टीडीएस काटना है, नहीं कटेगा। पंकज जी का भी यही कहना है, अभिषेक जी का भी यही कहना है कि नहीं कटेगा, चाहे मैं प्रोफेशनल फीस दे रहा हूँ 30,000 से ऊपर दे रहा हूँ, 2 लाख रुपए की दे रहा हूँ, तब भी टीडीएस मेरे को नहीं काटना है। प्रोफेशनल की 40I में कोई डिसअलाउंस नहीं होगा मेरा, सबका यही कहना है एक्सेप्ट सोनम जी और श्याम जी, दोनों कह रहे हैं 194J लगेगा।
पंकज जी ने इसका आंसर दिया है, नहीं कटेगा, बिकॉज टीडीएस विल बी डिडक्टेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। यानी जब मैं पेमेंट करूंगा तो मैं टीडीएस नहीं काटूंगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर का। उसने नहीं काटा तो उसने अगर नहीं काटा तो क्या मेरी लायबिलिटी हो जाएगी? नहीं होगी। पंकज जी का कहना, क्यों नहीं होगी पंकज जी? इट इज हिज ड्यू टू डिडक्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो मेरा सेक्शन 194 वो है, दिस ओवरराइड्स ऑल अदर सेक्शन अंडर सेक्शन 194, सारे के सारे। यानी प्रॉब्लम मेरे को ऑडिटर को ये होएगी या सीपीसी को होगी बाद में। प्रोफेशनल सर्विसेज आपने टीडीएस नहीं काटा, 40i में डिसअलाउंस, आप कहेंगे ये तो मैंने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू लिए थी, तो क्या वो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने काटा ही नहीं काटा? मेरे को इसका एविडेंस लेना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि हाउ दैट इज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, दैट सर्विस मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं ये सेक्शन सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर और उसकी बात नहीं है, मेरे पता नहीं कितने क्लाइंट्स को एप्लीकेबल हो सकती है। सो आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर every प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? बिल्कुल सही कहा, बिकॉज ई कॉमर्स ऑपरेटर की ही ड्यूटी है, तो मैं क्यों काटूंगा? मेरे को नहीं काटना है, राइट? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। हमारा टीसीएस आ गया। टीसीएस के अंदर दो सेक्शन इंट्रोड्यूस किए, 206C, 1G A and B एंड 1H, 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है। ए 1G के अंदर क्या है? एक तो LRS के अंदर जो मैं पेमेंट करता हूँ ऑथराइज्ड डीलर को, और वो पेमेंट बाहर जानी है इंडिया से और 7 लाख रुपए क्रॉस करेगी तो 5% टीसीएस कलेक्ट करना है आपके ऑथराइज्ड डीलर ने, बैंकर ने। या फिर मैं 5% ये है, और अगर मैंने एजुकेशन लोन लिया है तो 0.5%, राइट? और अगर मेरा टूर ऑपरेटर हूं मैं, और टूर ऑपरेटर बेचता है ओवरसीज टूर पैकेज, तो वो जो भी पैकेज बेचेगा उसके ऊपर 5% का कलेक्शन करेगा। और तीसरा है कि अगर मेरे क्लाइंट का पिछले साल के अंदर 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर था, तो जब वो गुड्स बेचेगा तो गुड्स बेचने के बाद जो कलेक्शन होगी 50 लाख रुपए से ऊपर, तो उसके अंदर वो 0.1% कलेक्ट करेगा। ये हमने ग्रॉस में पढ़ा। एक एक सेक्शन को अपन डिस्कस करते हैं। पहला ये स्मॉल ए ही है, ये ऊपर हेडिंग के अंदर कैपिटली सारे आते हैं, इसलिए लिखा है, राइट? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, अगर मैं कोई भी फॉरेन रेमिटेंस करता हूं थ्रू LRS, ये इंडिविजुअल एफ के लिए होता है, थ्रू LRS, और जहां पर मेरी ऑथराइज्ड डीलर की कलेक्शन 7 लाख रुपए से ऊपर है अदर देन द टूर पैकेज के लिए, देन टीसीएस कलेक्ट करेगा वो 5% एट द टाइम ऑफ डेबिट इन द बुक्स और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। एंड अगर मैं उसको बैंकर को ये कहता हूं या ऑथराइज्ड डीलर को ये कहता हूं कि भाई मैंने एजुकेशन लोन लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो कि 80 में डिफाइंड है, मैं उसको भेज रहा हूं बाहर, तो मेरा 5% की बजाय 0.5% कटेगा, राइट? इसमें इश्यू सिर्फ ये आ रहा है, बिल्कुल जेन्युइन सा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि मान लीजिए अगर किसी बच्चे ने लोन लिया ये और वो इंडिया से बाहर चला गया, तो उसकी इंडिया में तो कोई टैक्सेबल इनकम होगी नहीं ना, वो 0.5% भी उसको वापस लेना पड़ेगा रिफंड, और उसके लिए उसको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। ये मान लीजिए पेरेंट्स हैं, वो पैसे बाहर भेज रहे हैं, और मान लीजिए उन्होंने बैंक से लोन लिया या नहीं लिया तो 5%, और लिया तो 0.5%, और उनका सारे की सारी इनकम टैक्सेबल है, टीडीएस कट गया, तो 5% उनका एक्स्ट्रा रुक गया, जिसके लिए उनको रिफंड के लिए फाइल करना पड़ेगा, रिफंड के लिए फाइल करना पड़ेगा। तो ये इश्यू इसमें रहेंगे। दूसरा जो मेरा है 206C 1GB,
इसकी अगर मैं बात करूं, ये है मेरा सेलिंग ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज। और यहाँ पर क्या है कि जब भी वो टूर ऑपरेटर कलेक्ट करेगा पैसा या डेबिट इन बुक्स करेगा तो 5% एक्स्ट्रा लेगा। एंड ओवरसीज टूर पैकेज क्या है वो उन्होंने डिफाइन किया कि एनी टूर पैकेज विच ऑफर्स विजिट टू एनी कंट्री और कंट्रीज और टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया एंड इंक्लूड्स एक्सपेंसेस फॉर ट्रैवल, होटल स्टे और बोर्डिंग और लॉजिंग और एनी सिमिलर एक्सपेंडिचर। इससे ऐसा लगता है कि अगर मैंने सिर्फ टिकट लिया तो नहीं होगा, इट हैज टू बी ए कॉम्बिनेशन। पैकेज होना जरूरी है, पैकेज होना जरूरी है। अब होगा क्या, ये जैसे बहुत सारे एजेंसीज हैं, डीपॉल वगैरह, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि अखबारों में ऐड निकालती है, हांगकांग का ट्रिप, दुबई का ट्रिप, बैंकॉक का ट्रिप, सिंगापुर का ट्रिप, मॉरिशस का ट्रिप, 50,000 रुपए पर पर्सन, ऑल इंक्लूसिव। हमारे कुछ सिटीजन्स हैं जो कि टैक्स वैक्स नहीं देते। अब वो जाएंगे, जब वो कहेंगे आपके अखबार में 50,000 का ऐड है, तो ठीक है जी 50,000 तो है, 2,500 एक्स्ट्रा दो। तो किस बात की गवर्नमेंट का टैक्स? रसीद हाँ मिलेगी, ठीक है गवर्नमेंट का टैक्स है तो लगेगा भाई। बाहर जाने का टैक्स है, 50,000 दे रहे हैं तो 2,500 और दे देंगे। बट उनको ये नहीं पता कि वो इनकम टैक्स की नॉलेज में आ गए। सो हियर आवर टैक्स बेस कुड इंक्रीज लाइक एनीथिंग। अभी कोविड में तो कोई बाहर नहीं जा रहा, बट ये भी खत्म हो ही जाएगा। जो चीज आती है वो चीज जाती भी है, तो ये भी जाएगी, राइट। तब ये वापस चालू होगा तो ये इशू आएगा। वैसे भी 1 अक्टूबर 2020 से चालू हो रहा है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन सभी के लिए, क्या टीसीएस मेरा जीएसटी कंपोनेंट के ऊपर लगना है या बिना जीएसटी के लगना है? मेरी 10 लाख रुपए की टोटल रिसिप्ट है, बिलिंग है या कुछ भी कह लीजिए, और उस पर जीएसटी है मेरा 1,80,000, तो 10 लाख पे होना है या 11,80,000 पे होना है? ये होना है 11,80,000 पे। टीडीएस में डिफरेंट है, टीडीएस कटता है सिर्फ 10 लाख पे, बट टीसीएस ग्रॉस रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट के ऊपर होता है, कंसिडरेशन पे होता है। एंड कंसिडरेशन वुड इंक्लूड्स टैक्सेस। ये क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड रहेगा कि मान लीजिए मेरा ओवरसीज टूर पैकेज जो बेचने वाला वो नॉन रेजिडेंट है, दुबई में, यूएस में, यूरोप में, वो बेचता है और ओवरसीज का ही बेचता है, तो क्या उसको भी एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल करना बड़ा मुश्किल होगा, वो क्यों कलेक्ट करेगा इंडिया से? बट अभी इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है। वी हैव सॉट दिस क्लैरिफिकेशन फ्रॉम सीबीडीटी एंड होप सो दिस वुड बी कमिंग, अदरवाइज इट वुड बी वेरी टफ how it would be monitored. It would be monitored. Next section important is 206C1H, जो कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को एप्लीकेबल होगा। 1 अक्टूबर से है बट होगा। अभी हाँ 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 हाँ, उनको फोन कर देना एक बार। सर क्या प्रॉब्लम है?
Thank you, Rishi. Yes. Then sir. शुभम जी तो शायद प्रमोद जैन सर ने अपना म्यूट नहीं म्यूट तो नहीं है सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। इसका स्क्रीन भी नहीं आ रहा है ना। मैं सर का एक बार स्क्रीन डिस्कनेक्ट करूं? स्क्रीन एक मिनट उनसे बात हो रही है, एक मिनट समझ रहे थे क्या? क्योंकि वो फोन उठा नहीं रहे हो इसमें देख लो ना। एक बार शरद जी उनका स्क्रीन शेयरिंग के बैंड करिए ना। हाँ मैं वही सर वही। मैंने कर दिया सर का स्क्रीन शेयरिंग अभी हटा दिया है फॉर अ टाइम। और वो आ जाएंगे तो मेरे को एडवांस कौन सा है, कौन सा सैलरी पेपर जो है स्टेट में वो बता देंगे तो आराम से तो समझ नहीं आ रहा कि सब बैठ भी करना वो तो बता पाएगा। हाँ इसलिए नरेशा लिख दिए हैं, आपसे जो आएंगे तो सब चीज उसी टाइम और वो बता देंगे तो उसके बाद एक्सेल शीट में उसको बनाएंगे। वो व्हाट्सएप आ गया। हाँ मंडे को इनको कॉल करेंगे। हाँ मंडे शुरू करना। इज दैट ओके? उनका स्क्रीन आया नहीं अभी तक, ना स्क्रीन आया है ना उनका ये विजिबल है फेस। अभी जैन सर हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग लिखा आ रहा है। I think there might be some connection issue with him. ठीक है सर ने भी अब से दोबारा लॉगिन जाएंगे तो प्रॉब्लम हाँ हो जाएगा। प्रॉब्लम कनेक्शन इशू होगा उनके साइड में। हाँ जी आवाज आ गई सर? ओके अब ओके। हाँ आ गई सर। वो पता नहीं क्यों हो गया था। हाँ कुछ कनेक्शन इशू हो गया सर। स्टार्ट करते फिर सर टेस्ट लिया था इसलिए हुआ है। हैं? हम टेस्ट ले रहे थे। अच्छा कोई So yes, this question again would be in doubt. Another question here would be, मेरे को एडवांस मिल गया और सेल मैंने बाद में की। तो जिस तरह से मेरे इमूवेबल प्रॉपर्टी में एडवांस पे भी टीडीएस होता है, वैसे इसमें भी एडवांस पे टीसीएस होगा। ये जो मैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर ले लेता हूँ, 50 लाख को क्रॉस करेगा तो वहां पे भी लेना पड़ेगा, रिसिप्ट पे है ना। और वहां पे क्या होगा कि मैंने किसी को 1 करोड़ की सेल की और 80 लाख की परचेज कर ली और पैसा मेरे पास आया सिर्फ 20 लाख की, तो क्या टीसीएस लगेगा 20 लाख पे? क्या ये 80 लाख जब मैंने परचेज की तो दिस वुड बी ट्रीटेड एज रिसिप्ट्स? So these questions are still unanswered. Further, of course, ये भी एक इशू रहेगा कि मेरा टीडीएस अगर मेरा कटना था और टीडीएस मैंने काट लिया तो 2061H नहीं लगेगा। अब मान लीजिए पार्टी ने
197 के अंदर नील टीडीएस सर्टिफिकेट ले लिया तो टीडीएस का लायबल तो है पर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ, तो क्या टीसीएस हो जाएगा 0.1%? Now these question, now let us take these questions on TCS portions. किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे हाँ जी सर इस सेक्शन को एक बार फिर से बता दीजिए, शायद अधूरा होने की वजह से टूट गया था ये बीच में। ये 206C 1H हाँ। वाला ना, दोबारा दे देता। जैसे ही मेरा लिंक गया था मैंने बंद कर दिया था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हाँ सर। ये है अपनी स्लाइड दोबारा रिपीट करने के लिए कि अगर आपका जो सेलर है उसकी पिछले साल में 10 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, तो जब वो सेल कंसिडरेशन को रिसीव करेगा, सेल कंसिडरेशन ऑफ एनी गुड्स 50 लाख रुपए से ऊपर, तब वो 0.1% टीसीएस कलेक्ट करेगा एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन। अगर पैन नहीं है तो 1% कटेगा। और एक्सेप्शंस क्या क्या दे रखी हैं, अगर मेरा टीसीएस कलेक्ट हो गया 2061C में, जो कि मेरा है स्क्रैप, टिम्बर, अल्कोहल, वो सारी चीजें, अगर वहां कलेक्ट हो गया तो यहाँ नहीं होगा। कार में मेरा कलेक्ट हो गया जहां 10 लाख की लिमिट है तो यहाँ नहीं होगा, कार 50 लाख से ऊपर की भी आती है, राइट, वहां हो गया तो यहाँ नहीं होगा। ये एलआरएस और ओवरसीज फूड पैकेज में कट गया तो यहाँ नहीं आएगा। मुझे ये समझ में नहीं कि एलआरएस और ओवरसीज फूड पैकेज में गुड्स कैसे बेचे जाते हैं, पता नहीं, कुछ होगा कुछ ना कुछ, आई डोंट नो, बट नहीं कट। अगर यहाँ पे डायरेक्ट कलेक्ट हो गया तो इसमें नहीं होगा। और अगर मेरी एक्सपोर्ट्स है तो जब मेरी एक्सपोर्ट्स की कंसिडरेशन आएगी तो उसके अंदर भी मेरा टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। एक्सपोर्ट्स को उन्होंने एग्जेम्पशन दी है। फर्दर अगर मेरे बायर ये हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन, या फॉरेन स्टेट वाले या लोकल अथॉरिटी जो 1020 में है, तब भी मेरा टीसीएस कलेक्ट नहीं होना। इशू ये है कि गुड्स क्या है ये डिफाइंड नहीं है। इट कुड बी वेदर शेयर सिक्योरिटीज आर गुड्स और नॉट। इमोरल प्रॉपर्टी चलो गुड्स नहीं है। मॉनिटरिंग कैसे होगी? पार्ट पेमेंट आएगा तो कैसे होगा? मान लीजिए मैंने 70 लाख की सेल की, 40 लाख इस साल आए और 30 लाख अगले साल आए, और मेरे अगले साल में कोई सेल ही नहीं है उसको, तो दोनों साल में टीसीएस कलेक्ट नहीं होना। मेरे बैंक रिकंसाइल होते हैं 2-2, 3-3 महीने में मेरे। और मान लीजिए मेरे को एनईएफटी से पेमेंट आया, मैं यही ढूंढता रहता हूँ किससे पेमेंट आई, तो कब टीसीएस कलेक्ट करूंगा, कब जमा कराऊंगा, डेबिट नोट रेज करना पड़ेगा, राइट। ये सेल मेरी इफेक्टेड आफ्टर 1 अक्टूबर की है या रिसिप्ट आफ्टर 1 अक्टूबर की है? मेरे पुराने डेटर्स थे, अब पेमेंट आ गई 1 अक्टूबर के बाद, तो टीसीएस कलेक्ट होगा? स्टिल नॉट आंसर्ड बाय सीबीडीटी। मेरी एडवांस सेल हुई, मैंने सेल के अगेंस्ट मैंने एडवांस कलेक्ट कर लिया, क्योंकि कलेक्शन के ऊपर है, बाद में सेल करूं या नहीं करूं, बट एडवांस लिया तो साथ में 0.1% लेना पड़ेगा, राइट। और ये क्या हुआ, मैंने जिससे सेल किया उसी से बाइंग कर ली। 1 करोड़ की सेल थी, 80 लाख की परचेज, 20 लाख की टोटल आया, तो क्या ये 80 लाख जो मेरे को आया इसको मैं रिसिप्ट मान लूंगा? These are certain issues which are still unanswered and we can take, I don't know, it would be very tough. मान लीजिए अब ये भी है कि मेरा अगर टीडीएस मेरे को कलेक्ट करना था और मैंने टीडीएस डिडक्ट करना था और मैंने डिडक्ट किया, उस केस में नो नीड टू कलेक्ट टीसीएस। बट मान लीजिए मैंने अगर 197 में नील टीडीएस सर्टिफिकेट ले लिया, टीडीएस लायबल टू डिडक्ट, यस, डिडक्टेड, नो, तब क्या करूंगा? So these issues would be there. अब यहाँ तक के किसी के कोई questions हैं तो we can take, because this section would be impacting each and every person.
किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर एक आदमी अगर साल भर में, पूरे साल भर में, हाँ बोलो सर। सर अगर पूरे साल भर में वो 2-2 लाख या 5-5 लाख करके 5-10 इनवॉइसेस से 50 लाख से ज्यादा पेमेंट करता है तो तब भी होएगा। 50 लाख क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद 0.1% कलेक्ट करना है। एग्रीगेट नॉट सिंगल इनवॉइस। ड्यूटी मेरी आ गई, कलेक्ट करना है 0.1% एक जने से। So this is another big compliance, and at the time of collection, that is how the compliance would be done. Very tough, very tough, right? 50 के बाद ही कलेक्ट होगा सर वो। हाँ जी, हाँ जी। It will create a lot of mess in compliance. I fully agree. नॉन कंप्लायंस का इम्पैक्ट तो सबको पता ही है। नॉन कंप्लायंस का इम्पैक्ट इज माय पेनल्टीज, माय इंटरेस्ट, दैट ऑल वुड बी देयर। टीसीएस की, टीडीएस की नॉन कंप्लायंस मींस पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट। टीसीएस के अंदर मेरा 40 आईए तो नहीं है, डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं है, बट इंटरेस्ट और पेनल्टी तो लगेंगी ना सर नॉन कंप्लायंस। और प्रॉब्लम तो ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को टैक्स ऑडिट में उसको रिपोर्ट करना है। तो टैक्स ऑडिट इज नॉट अ सिंपल थिंग ना। जब वहां पे रिप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, ये तो है नहीं। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि टैक्स ऑडिट हो या स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, ऑडिटर, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नॉट चेंज द फैक्ट्स। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैक्ट ये है कि उसने कैश रिसीव्ड किया है 1 लाख रुपया पर पर्सन से और ऑडिटर कह दे नहीं किया। Whatever is fact, I cannot change it now. How can we change the fact? उसमें इशू सिर्फ ऑडिटर को ही आना है। I'll humbly request never to do that. Don't change the facts. This is impacting our profession. वो कहते हैं कि why should we get the tax audit done? ये 1 करोड़ से 5 करोड़ इसीलिए किया कि तब मेरे को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में मिलता ही कुछ नहीं, आप सारा निल करके दे देते हो, मैं क्यों कराऊं टैक्स ऑडिट? तो कुछ मेंबर्स, मैं ऐसे नहीं कहता सारे, बट कुछ लेस देन मे बी 1%, उनके करने से सभी का टैक्स ऑडिट चला जाएगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमको उसका डिजायर्ड इफेक्ट ही नहीं आ रहा। तो प्लीज माय हम्बल सबमिशन, कहीं कोई मौका लगता है, चाहे कुछ भी क्लाइंट कहे, अल्टीमेटली कोई बात आती है तो वापस सीए को बोल देता है, सारी गलती उसकी। So my humble request, don't change the facts. If the documentation is correct, then you can proceed, otherwise don't proceed. Give the correct facts, don't give the wrong facts. Ultimately it would be we see in the disciplinary committee, एक ही बैलेंस शीट, एक ही क्लाइंट की, एक ही ईयर की, 2 सर्टिफिकेट, 2 डिफरेंट सीएसए, और दोनों कह रहे हैं मेरी टर्नओवर डिफरेंट है। तो क्यों नहीं उन दोनों मेंबर्स का, और एक्चुअल कुछ और है, तो क्या उन दोनों मेंबर्स के ऊपर नेग्लिजेंसी नहीं आएगी? कैसे बचाएगा कोई भी? और सब डीसी बेंचेस में गवर्नमेंट नॉमिनी होती है, क्या इंपैक्ट जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे काम करते हैं? हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। So just due to very few people, I'm not saying majority are doing fantastic job, but होता यही है कि वो 2-4 रिपोर्ट, 10 रिपोर्ट जो भी वो लेके फिर वो ये कहता है देखो जी ऐसा करते हो आप। So we need to improve our audit quality, please, right? चलिए आगे चलिए। कोई क्वेश्चन एक आधा? नॉन, अच्छा ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं अनदर मच टॉक्ड अबाउट
the taxation and other laws relaxation of certain provisions ordinance 2020 which was promulgated on 31st of March 2020 और इसमें उन्होंने कुछ एक्ट्स को साथ लेके कहा कि अगर किसी की भी कोई भी मेरी कंप्लायंस जो थी वो 20 मार्च से 29 जून तक थी तो वो 30 जून तक चली जाएगी ड्यू टू कोविड और अगर जरूरत पड़ी तो उस ऑर्डिनेंस में है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम उस डेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं 29 जून की डेट और 30 जून की डेट को अभी तक कोई एक्सटेंशन का आया नहीं है बट उनके पास प्रोविजन है कि वो चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं अब कौन कौन सी कंप्लायंस वो कहते हैं कि मेरी 20 मार्च से 29 जून तक की डेट्स हैं उसके अंदर कोई मेरी प्रोसीडिंग्स हैं कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स passing of any order issuance of any notice intimation notification sanction approval such other action by whatever name called by authority commission criminal whatever name called उन सबको ब्लैंकेट 30 जून तक का टाइम मिल गया फर्दर अगर मेरे को कोई अपील फाइल करनी है कोई रिप्लाई फाइल करना है कोई एप्लीकेशन देनी है कोई रिपोर्ट देनी है कोई डॉक्यूमेंट कोई रिटर्न कोई स्टेटमेंट व्हाटएवर नेम कॉल्ड और इसी के तहत जो मेरी असेसमेंट ईयर 2019-20 की इनकम टैक्स की ड्यू डेट है क्योंकि वो 31 मार्च को खत्म हो रही थी उसकी ड्यू डेट आ गई है 30 जून जस्ट ड्यू टू दिस ऑर्डिनेंस फर्दर उन्होंने कहा कि मेरे को अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है कोई डिपॉजिट पेमेंट एक्विजिशन परचेज कंस्ट्रक्शन एनी अदर सबके अंदर नहीं सेक्शंस मेंशन किए हैं 54 to 54 GB ये जो मैं 54 EC वाला है 54 F वाला हाउस प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है बॉन्ड्स हैं इन सब का प्लस 80C to 80 GGC इसकी टाइम लिमिट भी मेरी 30 जून तक इसी ऑर्डिनेंस की वजह से हुई और बाकी जो नोटिफाई करेंगे वो किया नहीं एंड फर्दर मेरा जो 10AA के अंदर था जो कि मेरा 31 मार्च 2020 तक होना था उसकी भी 30 जून हो गई जो प्रोडक्शन करनी थी मैंने आर्टिकल्स की स्टार्ट करनी थी जिसकी की अप्रूवल आ चुकी है SEZ से उसकी डेट एक्सटेंड की नाउ जो पेमेंट ऑफ टैक्सेस हैं उसमें उन्होंने रिलैक्सेशन दिया तो रिलैक्सेशन क्या दिया उन्होंने कहा अगर आपका कोई भी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स है लेवी है जो कि 20 मार्च से 29 जून तक वो आप 30 जून तक कर सकते हो और जब आप ये 30 जून तक कर दोगे तो आपका इस पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो 3/4 रह जाएगा आपका 1% नहीं रहेगा 0.75% हो जाएगा पर मंथ 12% की जगह 9% लगेगा 18 की जगह जो कम लगेगा वो लगेगा जो आपकी इससे रिलेटेड मेरी पेनल्टीज हैं प्रोसिक्यूशन है वो नहीं लगेगा आपका तो क्या मेरा ये जो एडवांस टैक्स की डेट है ये 15 जून है या वो भी एक्सटेंड हो गई इसकी 15 जून ही है एक्सटेंड कोई नहीं हुई मेरे को जो टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करने हैं इसकी ड्यू डेट भी 30 जून है ये अभी तक एक्सटेंड नहीं हुई है रिटर्न फाइलिंग टैक्स डिपॉजिट एंड टीडीएस सर्टिफिकेट टैक्स डिपॉजिट तो मेरा पिछले मतलब कि 31 मार्च का 30 अप्रैल ही था या अप्रैल का 7 मई था वो सब डेट सेम है इंटरेस्ट सिर्फ कम है पर रिटर्न फाइल करने की डेट जो मेरी 30 जून की बढ़ गई थी वो टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की डेट भी 30 जून ही है कोई चेंज नहीं प्लस इस ऑर्डिनेंस में और क्या आया कि पीएम केयर फंड्स की जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट होगी सेक्शन 1023C1 में और जो पीएम केयर फंड में जमा कराएगा उसको 80G की डिडक्शन मिलेगी 80G इस सेक्शन के अंदर 283 में 100%। अब मान लीजिए मेरी एक कंपनी है जो कि 115 BAA में या BAB में जाना चाह रही है उसको क्या ये 100% डिडक्शन मिल जाएगी उसको क्या 100% डिडक्शन मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी
सर ये श्याम ठाकुर जी जो कह रहे हैं डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो कह रहे हैं बट व्हाट इज द रीजन ऑफ गिविंग इंट्रोड्यूसिंग दिस प्रोविजन, व्हिच प्रोविजन? श्याम जी, व्हिच प्रोविजन? आप पीएम केयर्स फंड की बात कर रहे हैं डिडक्शन की, या 206 की बात कर रहे हैं? 206C1H सर वो इसलिए किया है कि लोग बाग बहुत सारा सेल करते हैं, और जिसको सेल करते हैं अगर उतने पर्सन्स की बात करें तो उतने लोग के तो टैक्स ऑडिट नहीं होते। अपने अगर हम बात करें, हमको क्या लगता है कि कितने लोगों की टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है? मेरे को बता रहे थे जीएसटी में ऑडिट कितने होते हैं, शायद 18-20 लाख ऐसे कुछ होते हैं। तो क्या पूरी कंट्री में सिर्फ 18-20 लाख के लोगों की टर्नओवर ही 2 करोड़ से ऊपर है? तो जिसको मटेरियल बेचते हैं उसका अगर कंसिडरेशन पे टीडीएस काट टीसीएस कलेक्ट कर लेंगे 0.1%, तो ट्रैकिंग हो जाएगी उसकी। इससे मेरा टैक्स बेस बढ़ेगा, नए असेसीज आएंगे जो कि अवॉइड करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज की आती है लोगों की, भैया मैं टैक्स दे रहा हूं, दूसरा नहीं दे रहा, तो इससे वो लोग पकड़े जाएंगे कि टैक्स बेस बढ़ेगा। राइट। अच्छा, ये जो मेरा क्वेश्चन था कि मेरे को 115 BAA 115 BAB वाली कंपनीज में 80G का पीएम केयर्स फंड का डिडक्शन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? इसका क्या आंसर है आप लोगों का? श्याम जी ने तो कहा है नहीं मिलेगा, और किसी का कोई व्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये 115 BAA BAB सबको पता है ना, कंपनीज का रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्स 22% 15% वाला, वो अगर पीएम केयर फंड में देंगे तो उनको डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये क्वेश्चन है मेरा। क्योंकि 29 नहीं मिलेगा, विनीश जी का भी यही कहना है, योगेश शर्मा जी का भी कहना नहीं, 19-20 में अलाउ होगा, अक्षय जी का कहना है। चलिए कुछ जवाब आए, नहीं मिलेगा, वरुण जी का भी यही कहना है। चलिए अगर मैं बात करूं, मेरे सेक्शन है 115 BA को छोड़ दें, BAA BAB और BAC अभी आया है जो कि मेरा इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए आया है इस साल के लिए, जहां पर मेरा टैक्स स्लैब रेट 5% वाला है सारा। इसको तो भूल जाएं क्योंकि ये मेरा असेसमेंट ईयर 21-22 से, ठीक है। अब ये जो मेरे कंपनियां हैं जो कि मेरा असेसमेंट ईयर 20-21 में भी एप्लीकेबल है, अगर हम ये कंपनियां देखें तो इसके अंदर जो मेरे को डिडक्शन अलाउड नहीं है वो मेरे को चैप्टर 6 से कि पार्ट सी की नहीं है, और 80G आता है पार्ट बी में, यानी कि ये 20-21 में भी मिलेगी, 21-22 में भी मिलेगी, 22-23 में भी मिलेगी। इंडिविजुअल एचयूएफ को नहीं मिलेगी, बट इन कंपनीज को मिल जाएंगे क्योंकि वहां पे रिस्ट्रिक्शन पार्ट सी की है, पार्ट बी की नहीं। जब हम चैप्टर 6 से देखें तो उसके ए बी सी 3 पार्ट है। ए तो प्रिलिमिनरी है, बी के अंदर 80C से लेकर 80GGC तक आता है, और सी के अंदर मेरा 80H से लेकर 80RR वहां तक आता है। तो 80IA IBC ये सब इसमें नहीं मिलेंगे, 80G का डिडक्शन मिल जाएगा, राइट। फिर आया मेरा फाइनेंस मिनिस्टर का प्रेस रिलीज आया मेरा 13 मई 2020 को। आज की डेट तक कोई ऑर्डिनेंस, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, और ये प्रेस रिलीज जो उन्होंने दिया था उसमें क्या कहा उन्होंने कहा ड्यू डेट ऑफ ऑल आईटी रिटर्न्स विल बी एक्सटेंडेड। आज की डेट तक कोई ऑर्डिनेंस नोटिफिकेशन नहीं आया है सर, वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो सर, ये जब तक ये स्लाइड तो आ रही है ना? स्लाइड भी नहीं आ रही सर। एक सेकंड,
अब वीडियो आ रहा है? हाँ वीडियो। चलिए, स्लाइड आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। ग्रेट। तो ये जो है मेरा आईटी रिटर्न्स की, और हमको जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा उनके वर्ड्स पे विश्वास करना ही पड़ेगा। उन्होंने ओपनली बोला, सबके सामने आके बोला, और प्रेस रिलीज नोट भी हमारे हाथ में है सबके। तो वी डोंट फील और हैव एनी आयोटा ऑफ डाउट दैट दे वुड रिटेलिएट कि नहीं मैंने कहा बट हो नहीं सकता। तो हम मान के चल रहे हैं कि यही होगा, लेकिन लॉ नहीं आया अभी तक। इसलिए साथ में ये भी बोला कि मेरी ड्यू डेट जो एक्सटेंडेड है वो 31 अक्टूबर की हो जाएगी टैक्स ऑडिट की। यहां पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। अभी मैं यूडिन क्रिएट करता हूं। जब मेरी आईटी की रिटर्न 30 नवंबर की होगी और टैक्स ऑडिट की 31 अक्टूबर की होगी, यूडिन का मेरा आज की डेट में 15 दिन का टाइम है, वो एक्सटेंड नहीं होगा इस बार। और इनकम टैक्स के अंदर जितने भी मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे 15 CA CB हो, चाहे मेरा 10B हो, ये जितने भी मेरे फॉर्म्स होंगे, चाहे मेरा 3CA हो, 3CB हो, ये इनके लिए 15 दिन भी नहीं रहेंगे। जिस दिन अपलोड करोगे उसके दिन का ही या उससे एक आध दिन पहले का आपका यूडिन हो सकता है। ये ध्यान कीजिएगा, बैक डेटिंग बिल्कुल खत्म है। और जो कंपनीज होंगी जिसकी टैक्स ऑडिट तो 31 अक्टूबर है, बट एजीएम तो मेरी अभी भी 30 सितंबर तक ही होनी है। प्लीज क्लाइंट्स को बोल के टाइम से करवाइएगा, अदरवाइज वी विल हैव नो रिकोर्स बट टू इशू ऑन अ लेटर डेट ओनली। क्लाइंट्स को बोलिए कंप्लीट कराएं, टाइम से कराएं, अनलेस की आरओसी एक्सटेंड कर दे एजीएम की डेट। अगर आरओसी नहीं करती, और जिसका मुझे डाउट भी है क्योंकि उन्होंने वर्चुअली अलाउ कर दिया एजीएम होना, तो मेरे को 30 सितंबर तक कंपनीज की बैलेंस शीट फाइनल करनी पड़ेगी, उसका यूडिन लेना पड़ेगा। और मेरे अब आने वाले टाइम में मे बी फ्यू डेज और समथिंग लाइक दैट, इनकम टैक्स में सेम डे यूडिन आ जाएगा सारे सर्टिफिकेट्स। तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और ये जो विवाद से विश्वास तक की स्कीम है, उसकी भी एडिशनल अमाउंट के लिए 31 दिसंबर की ड्यू डेट रहेगी। अब ये अभी तक तो 30 जून ही आ रही है, जो मेरे को बिना एक्स्ट्रा 10% की वाली है, अभी तक तो वही आ रही है। लेकिन जब वो ऑर्डिनेंस में लाकर फाइनेंस एक्ट को चेंज करेंगे, तभी जाके मेरी इसके अंदर 31 दिसंबर की डेट आएगी। और यहां पर मेरे को देखना है उसमें वो चेंज क्या करते हैं, करेंगे कि अगर इसमें भी अगर यही किया कि जिस दिन मेरे को सर्टिफिकेट आ गया उसके 15 दिन में पेमेंट कर लो। अभी तो यही है ना, मैंने फॉर्म 1 फाइल किया, तो उसके बाद वो एक सर्टिफिकेट देंगे हमारे को। उस सर्टिफिकेट के विदिन 15 डेज आपने वो टैक्स जमा कराना है। तो मैं अभी फाइल क्यों करूंगा, मैं 31 दिसंबर के आसपास ही करूंगा ना, तब तक पूरा पीरियड खत्म हो जाएगा। तो लेट अस सी व्हाट कम्स इनटू दिस। टीडीएस टीसीएस की उन्होंने कहा रेट्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 25% फ्रॉम 14 मई। कोई ऑर्डिनेंस नहीं है, सिर्फ आश्वासन के बेस पे, सिर्फ प्रेस रिलीज के बेस के ऊपर हम सब 25% लेस टीडीएस कर रहे हैं। 10 की जगह 7.5, 5 की जगह 3%। There is no notification, right? But these are the rates now. Everyone is doing like this only, just on the good words of Honorable Finance Minister, and we have to rely upon it. I'm not saying that we should not. Rates check कर ले एक बार क्या है, नोटिफिकेशन तो कोई नहीं आया। एज पर प्रेस रिलीज अगर मैं चेक करूं तो उसके अंदर 2061H की जो बात कर रहे हैं 0.1%, वहां लिखा है 0.75%। क्लरिकल एरर है, मानता हूं, लॉ में आ जाएगा जब ठीक आ जाएगा। इट शुड बी 0.075%, राइट। फर्दर
मेरा पैन नहीं होगा तो उसका 25% का डिडक्शन नहीं है, इट वुड रिमेन 20% ओनली बिना पैन के। आधार होने से फर्क नहीं पड़ता। 206AA के अंदर सिर्फ पैन की बात करता है, वो आधार की बात नहीं करता। सेक्शंस जहां पे रेट रिड्यूस नहीं हुए, मेरा सैलरी पूरा टीडीएस कटेगा, मेरा ईपीएफ जहां पर मेरा प्रीमेच्योर विड्रॉल है 192A में पूरा टीडीएस कटेगा एज पर द प्रेस रिलीज। फर्दर मेरा लॉटरी हॉर्स रेस 194BBB पूरा 30% जो कटना वही कटेगा। मेरा 194LD इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो भी 5% जो भी है वो पूरा वही कटेगा। 194N के अंदर जो मेरा कैश विड्रॉल है 2% 5%, वैसे भी ये 1 अक्टूबर से होना है ये, इसलिए नोटिफिकेशन में नहीं डाला। मेरा 206C1 में सिर्फ अल्कोहल, बाकी सब पे कम कर दिया, अल्कोहल पे नहीं किया फॉर द बेस्ट रीजंस बेस्ट नोन टू देम। एंड फॉरेन रेमिटेंस ये भी वैसे 1 अक्टूबर से है, इसके ऊपर भी कम नहीं किया। और मेरा ओवरसीज टूर ऑपरेटर्स पैकेज में भी कम नहीं किया टीसीएस में। मुझे पता होना चाहिए कहाँ कम किया है कहाँ नहीं किया, राइट। बाकी फर्दर ITR 1 to 7 जो उन्होंने नोटिफाई कर दिए, ITR 1 और 4 का तो स्कीमा आ गया है और बाकियों का भी आया नहीं है। मेरे को कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नजर आए नहीं। अभी हमने सही बताऊं तो उसको स्टडी भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं किया, कोई स्कीमा नहीं आया। तो लेट अस सी। और सर जो चेंज मेजर आया वो एक ये आया है कि जो मेरे को 31 मार्च तक की डिडक्शन मिल सकती थी वो 31 मार्च की डिडक्शन में 30 जून तक ले सकता हूँ, उसके लिए अमेंडमेंट्स आई। उसके अलावा कोई मेजर नहीं है। ITR 4 के अंदर जो पहले आया था उसके अंदर ये आया था कि मेरे को कैश फ्लो देना पड़ेगा। कैश फ्लो मतलब फंड फ्लो, बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग और साल भर की एग्रीगेट ट्रांजैक्शन बिजनेस से, और कैश की भी ओपनिंग क्लोजिंग और एग्रीगेट वो हमने रिप्रेजेंट किया था, तो वो खत्म हो गया, अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो पहले आया था नोटिफाई किया था और जो अब नोटिफाई किया उसमें उन्होंने हटा दिया है इसको। एक ये क्लैरिफिकेशन बड़ा अच्छा है। ये सेक्शन 269 SU है जहां पर हमारे को अदर मोड्स ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, जहां पर मेरे क्लाइंट की 50 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, उसको रिक्वायर्ड था UPI वाला, भीम UPI, उसका बारकोड वाला, उसमें एग्जेम्पशन दी। उन्होंने ये कहा जो कि मेरी B2B ट्रांजैक्शन करता है, यानी वो कंज्यूमर को सेल नहीं कर रहा, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा है, और उसकी टोटल रिसिप्ट्स 95% जो है अदर देन कैश है, उस केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ये भी क्लैरिफिकेशन के थ्रू आया है, सेक्शन को अमेंड नहीं किया, राइट। फर्दर ये जो मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट का है, जो मेरी पंचवर्षीय योजना बन गई कि भाई हर 5 साल के अंदर मेरे को दोबारा रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ये सब कुछ कराना पड़ेगा। TDS की इसकी डोनेशन जो ली है उसकी स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी, जो कि 1 जुलाई से एप्लीकेबल होने वाली थी, उसको डेफर कर दिया गया है, कर दिया जाएगा, 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होगा। दिस इज अगेन एज पर द प्रेस रिलीज की बात। और मैं ये मानता हूँ कि इट वुड टेक टाइम, बिकॉज इन सब के लिए प्रॉपर फॉर्म्स वगैरह तैयार करना, स्कीमा तैयार करना, वो सब जरूरत होगा। और अभी डिपार्टमेंट के अंदर भी फुल फ्लेज वर्किंग ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पा रही है। उसका एक रीजन है जिसकी वजह से इट इज बीइंग डेफर्ड, और हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको पूरा 1 साल के लिए ही डेफर कर दिया जाए इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग इन बिटवीन। एक मेरा ये 26 AS है, ये चेंज हो जाएगा और मेरा रूल 31A ओमिट हो गया और नया रूल आ जाएगा मेरा 114H, जिसके अंदर मेरे को सिर्फ TDS की डिटेल नहीं बल्कि मेरे को स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जितनी डिटेल है वो सारी की सारी जो कि नहीं आई है 285BB वाली, वो सारी आ जाएगी इसके। So that has been built, which will be good for us, so that when we are filing the ITR, we are taking all the details which is available with the government department. और एक ये भी आ गया है चेंज क्या आ गया, ये कंफर्म हो गया कि इस बार मेरा टैक्स ऑडिट 3CD में कोई चेंज नहीं होगा। ये मेरे जो दोनों क्लॉजेस हैं 30C और 44 यानी GST और कार वाला, ये फिर 1 साल के लिए डेफर कर दिया गया है। तो यानी इस साल भी 3CD में कोई चेंज नहीं होगा। ये मेरे सारे चेंजेस थे। ये मैं आप सब लोगों को ये भी चीज बताना चाहूंगा
अगर कुछ लोगों ने यूज किया है तो वेरी गुड, जिसने नहीं किया तो एक ये पोर्टल है expertspanel.in, expertspanel.in। इसका मोबाइल ऐप भी है एक्सपर्ट्स पैनल, डाउनलोड कर सकते हैं। साइन अप कीजिए, फ्री है। आप जब साइन अप करेंगे तो आपको एक ईमेल आएगा, उस ईमेल में आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप लॉग इन करके जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ, आरबीआई, इंटरनेशनल टैक्स, फेमा, सब 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 बहुत सारे हैं इसके अंदर कैटेगरीज। और आप एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस को भी यहाँ पे देख सकते हैं, उसको क्लिक करेंगे आंसर सामने नजर आ जाएगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन में कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब कि सर्च कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग अभी करीब करीब 19,500 आंसर 19,500 आंसर ऑलरेडी इसमें है, जो कि अभी बताया भी था। सिंस मिड ऑफ 2018, जो कि 100 से ऊपर एक्सपर्ट्स ने आंसर दिए हैं, वो आर देयर ऑल ओवर द कंट्री। आपको उन काफी सारे एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स यहाँ मिलेंगे, प्रेजेंटेशंस मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी और नोटिफिकेशन जो इनसे रिलेटेड है। यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए तो आपको कैटेगरी वाइज सब चीजें मिल जाएंगी, आर्टिकल्स भी, प्रेजेंटेशंस भी, कैटेगरी वाइज। सो एनीवन कैन जॉइन दिस एंड हैव द बेनिफिट। सब सर्च कर सकते हैं यहीं से अपना, राइट। और एक ये और मोबाइल ऐप है, वेबसाइट है, जिसके अंदर आप बहुत सारे रेडी टू यूज चार्ट्स हैं, सारे नोटिफिकेशन वगैरह हैं सिंस 2007। लोनावत के नाम से है, फ्री है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। रेडी टू यूज चार्ट है, जैसे कि मैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, जैसे अभी 301 आ गया तो सारा अपडेट मिलेगा। गोल्ड सिल्वर रेट्स है 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1981 से आपको शेयर के रेट्स मिल जाएंगे, कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड जो आपको रोज की मर्रा में जो रिक्वायरमेंट है वो सारे आपको रेडी टू यूज आपके हाथ में मोबाइल में रहेंगे। सो एनीवन कैन यूज इट, राइट। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम एक एक करके ले सकते हैं। हाँ जी, हाउ टू डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग टैक्स ऑडिट, श्याम जी का है। रिड्यूस रेट, हाउ टू डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग टैक्स ऑडिट। रिड्यूस रेट ऑफ 75%। अगर मैं रिड्यूस रेट ऑफ 75% की बात करूं तो जब भी ऑर्डिनेंस आएगा वो 14 मई से ही चेंज करेगा, रिड्यूस करेगा 100% श्योर। आई डोंट डाउट ऑन द वर्ड्स ऑफ ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। What rate of TDS on provision taken in March 20, invoice booked in FY 21? TDS on provisions, invoice booked. सर ये मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन। अगर मैं प्रोविजन करता हूँ 31 मार्च को तो 31 मार्च को ही मैंने TDS काटना है। इनवॉइस के बेस के ऊपर अगर वो पिछले साल से रिलेटेड है तो पिछले साल में ही बुक करेंगे, राइट। जो उसका डिफरेंस होगा एडजस्टमेंट का, एस्टिमेट का, वो आएगा, बाकी सारा पिछले साल ही रहेगा। एनी प्रॉब्लम इफ डिफेक्टेड टू रेट ऑफ TDS एग्जिस्टिंग एंड रिड्यूस रेट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी का TDS ज्यादा भी काट लेते हैं तो आप उसको ज्यादा का भी क्रेडिट दे सकते हैं, या आप TDS को आप उसको उतना ही दें। आपने किसी का चालान जमा कराया, वो किसी और के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, किसी भी सेक्शन में यूज कर सकते हैं आज की डेट में। ऐसा नहीं है उसी से यूज करना है, it can be carried forward, so there is no issue. Which form is specified for reapplication for existing? सर अभी तो मैंने कहा 1 अक्टूबर से भी आया ही नहीं है, उसके रूल्स ही नहीं आए हैं, तो अभी रीएप्लीकेशन से तो कहानी है ही नहीं। अभी तो आज की डेट में तो परपिचुअल है 1280G, आज की डेट में परपिचुअल। ये जो आना था ये 1 जुलाई से इसको एक्सटेंड कर दिया है अक्टूबर से। योगेश जी का कहना है यूजिंग एक्सपर्ट पैनल। थैंक यू वेरी मच सर। वरुण जी का है सर 3 न्यू क्वेश्चंस आर जनरल इन ITR 4, डिपॉजिट ऑफ मोर देन 1 करोड़ इन करंट अकाउंट। सर आप ये देखिए, हमारे पिछले साल सेक्शन 139 में जो नई एडिशन हुई थी कि इन लोगों को ITR फाइल करना है, कि जिसने बैंक में 1 करोड़ से ऊपर जमा कराया, जिसने इलेक्ट्रिसिटी का
कितना 2 लाख रुपए से ऊपर का पेमेंट किया, जिसने फॉरेन टूर में इतने का, वो सारे क्लॉजेस डाल दिए जो 139 के अंदर रहते हैं। इन लोगों को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो आपसे पूछ रहे हैं आपने इसमें से कोई पेमेंट किया है क्या, राइट? So it is from 139 section only ki these are the new ITR filings, nothing more than that. Is there any extension for limit for filing of form 26QB for March 20? सर देखिए, ये जितनी भी मेरी रिटर्न फाइलिंग की है इसके अंदर मेरे को इंटरेस्ट तो लगेगा, बट जो 200 रुपए पर डे की पेनल्टी है वो नहीं लगेगी। 200 रुपए पर डे की फाइलिंग फी है वो नहीं लगेगी। ये आप कह रहे हैं क्वेश्चन आर नॉट विजिबल, ये सारे क्वेश्चन जो है चैट में है, आपके राइट साइड में चैट को क्लिक करेंगे तो सारे क्वेश्चन वहां आ जाएंगे, राइट? और कोई किसी का किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन? सर 2 अटेंडीज ने रेज हैंड किया है, हाँ बोलिए। तो उनको हम ऑप्शन देते हैं टू स्पीक। एक एक करके। हाँ, एक क्वेश्चन साथ साथ अभी और आ गया शायद। Bishan uncle, we have given you the option to speak. इंटरेस्ट ऑन टीडीज विल बी ओरिजिनल रेट और रिड्यूस्ड रेट। जो मेरा 20 मार्च से लेकर 30 जून तक का है वो इंटरेस्ट, जो रिड्यूस्ड रेट्स है वो मेरा 14 मई से लेकर 14 मई से जो डिडक्शन है उसके बाद का जो है उसका मेरा रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उससे पहले का नहीं। हाँ जी सर ये एक मेल में क्वेश्चन आया हुआ है। बिशन जी बोल रहे हैं क्या? नहीं राजेश। Bishan uncle, you can speak now. No, Rajesh, you continue. I will ask later. सर ये एक मेल में क्वेश्चन आया हुआ है हलालका जी का, हमारे सीनियर मेंबर है, ट्रस्ट से रिलेटेड है सर ये। इन द केस ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A, रिटर्न ऑफ इनकम वाज फाइल्ड ऑन 4 October 2019 and audit report in form 10B was filed on 5th October 2019 within due date of filing the return. However, CPC has denied under section 11 and taxed the entire receipt and raised demand. बिल्कुल, देखो ऐसा है, लॉ क्या है? लॉ ये है कि यू टू फाइल द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ये ट्रस्ट के केस में इसी को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं, 10B, दैट हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। आपने 4 तारीख को रिटर्न फाइल की, 5 तारीख को 10B किया। अब आप क्या कीजिए, आप अभी आपके पास टाइम है क्योंकि मार्च 19 का है जी, तो आप 10B फाइल करके ITR दोबारा फाइल कर दीजिए और फिर आप एक बार रेक्टिफिकेशन अप्लाई कर दीजिए। और अगर वो फिर भी नहीं माने तो गो इनटू अपील, आपका केस हो जाएगा। राइट सर। और एक था इसी से रिलेटेड, इन अनदर केस ट्रस्ट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A and filed the return in form 7. CPC has taxed entire receipt and has not allowed the expenditure incurred. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है सर, पर मेरा 12A में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो ITR 7 कैसे जाएगा, ITR 5 जाएगा, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, मेरी पूरी रिसिप्ट इज टैक्सेबल होगी। खर्चा क्यों मिलना चाहिए? अगर मेरे को खर्चा कैसे मिलता है? खर्चा मेरे को तब मिलता है when that expenditure is incurred to earn the income. Here the case is different. I am getting the money and then I am spending. मैंने खर्चा इसलिए नहीं किया कि मेरे को इनकम मिल जाए, मैंने डोनेशन इसलिए, मैंने खर्चा किया तो डोनेशन मिले ऐसा नहीं है। डोनेशन आया तो खर्चा किया, इसलिए वो खर्चा अलाउ नहीं होता। मंदिर ले लीजिए, कोई भी जगह ले लीजिए, अगर मंदिर भी है अनरजिस्टर्ड है तो आपको पैसा आया तो आपने मंदिर मेंटेन किया, मंदिर मेंटेन कर रहे हैं उसकी वजह से थोड़ी पैसा आ रहा है। अंडरस्टैंड? सो हियर अनलेस यू से इट इज माय बिजनेस एंड यू मूव फ्रॉम अदर सोर्स टू माय बिजनेस इनकम, देन इट, लेकिन उस रिलीजन को बिजनेस बनाना चाहते हैं तो वो देखिए बेटर है। सर मंदिरों में जैसे हुंडी का डोनेशन, हुंडी में डोनेशन लेते हैं, वो एनोनिमस डोनेशन काउंट नहीं होता। क्या हम ये चीज गौशाला में कर सकते हैं? नहीं, गौशाला इज नॉट रिलीजियस। और सर मंदिर के अंदर भी मेरा 12A रजिस्टर्ड होना चाहिए। गौशाला में 12A है आपके पास? हाँ 12A है गौशाला में, गौशाला में है, ATG है, सब है। तो 12A किस बेसिस पे लिया? कौन सा सेक्शन 215 के कौन से क्लॉज में लिया? तो बहुत पुराना होगा आपका। ये तो पुराना, बहुत पुराना है, इसीलिए आज की डेट में कोशिश कीजिए, मुश्किल है। नहीं, अब मेजर तो कैश डोनेशन का चक्कर है सर। अगर कैश डोनेशन अलाउ
होएगा? नहीं होगा सर, रिलीजियस नहीं है सर। ओके अनॉनमस में आ जाएगा 115 बीबीसी में। सर, एक रेमिशन ऑन लायबिलिटीज जो बैंक के ओटीएस के टाइम में है, तो इसमें हम लोग इनकम काउंट करेंगे उसको, कैश क्रेडिट का जो होगा, कैश क्रेडिट लोन के अगेंस्ट में सेट ऑफ होगा जो। राजेश जी ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, दोनों ही व्यूज हैं। दो पहले ना इसमें बहुत सारा चल रहा था, पहले तो ये चल रहा था कि अगर मेरा कैश क्रेडिट का है तो इनकम माना जाएगा, और मेरा फिक्स एसेट से रिलेटेड है तो वो इनकम नहीं माना जाएगा। बट अभी कुछ रिसेंट जजमेंट्स आए हैं जिसमें वो दोनों केस में कहते हैं कि ये आपने कभी खर्चा तो क्लेम किया नहीं तो इनकम क्यों होगा। ऐसे अभी डिसीजंस आए हैं, तो अभी भी कंट्रोवर्शियल है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया, ट्रिब्यूनल्स के आए हैं। तो वन हैज टू टेक अ कॉल कि यस इट मे नॉट बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इनकम, बट स्टडी दोस केस लॉज एंड देन टेक अ कॉल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू मैनेजमेंट। If any case it will be, मान लो बिजनेस इनकम होती है सर, तो मेरे को कैरी फॉरवर्ड लॉसेस से सेट ऑफ मिल जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है विशन जी, आप कर लो चाचा उसमें। जैन साहब मेरा एक क्वेश्चन है। यस सर। ये 26B में हमने एक्सेस टीसीएस जमा हो गया तो रिफंड लेना चाह रहे हैं, उसके नीचे में तो लिखा हुआ कि आपको 14 दिन के अंदर में एओ टीडीएस से क्लेम करना पड़ेगा, यदि ये टाइम पार हो जाए तो पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। इज देयर एनी ऑप्शन और एनी क्लॉज वी कैन क्लेम विद द हायर अथॉरिटी? नहीं, हाँ उसके अंदर आपका 26 क्यूबी की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ क्यूबी में एक्सेस कर दिया था 1% के चक्कर में। उसमें आपको उसके अंदर कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, उसमें आपको रिफंड नहीं क्लेम करना पड़ेगा। रिफंड में लिखा हुआ 14 दिन के अंदर आपको क्लेम करना पड़ेगा, 14 दिन पार हो गया तो आप अप्लाई तो कीजिए, उनको बोलेगा ध्यान नहीं आप कर रहे हैं, प्रोसीजरल है, पैसा तो है, रिफंड करो। नहीं, आप अभी आपने बोला ऑर्डिनेंस नहीं आया, तो हम बोल सकते हैं उस ग्राउंड पे ऑर्डिनेंस नहीं था इसलिए हमने पूरा जमा किया, नाउ यू रिफंड मी माय मनी। बिल्कुल कह सकते हैं सर, फाइट करना पड़ेगा। ओके सर। हम आपको बताऊं, एक केस हुआ कि किसी ने 1 लाख रुपया जमा कराना था, उसने गलती से 10 लाख जमा करा दी। अब जमा करा दिए तो वो क्या करे, दूसरा सेलर तो पैसे देने से रहा, तो किस तरह से उस टाइम उन्होंने चालू किया, ही वेंट टू पिलर टू पोस्ट, क्योंकि ये ने अपनी तरफ से जमा कराया था, तो जाके सीबीटीटी में झगड़ के 9 लाख रुपए का तब पहली बार सिस्टम चालू हुआ। हाँ सर, एक क्यूए में कुछ क्वेश्चंस है सर, वरुण बंसल जी का, ऑन विच अमाउंट टीडीएस विल बी डिडक्टेड, तो आधा अधूरा सर। मनीष जी का है, मनीष केडिया का, इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न द विड्रॉल फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर्स शैल आल्सो बी कंसीडर्ड इन कैलकुलेटिंग लिमिट अंडर सेक्शन 194N। सर वहां पे तो कैश विड्रॉल की बात है। कैश विड्रॉल, मान लीजिए आप प्रोप्राइटर की बात छोड़िए, एक सैलरीड एम्प्लॉई है, अगर वो भी विड्रॉ करेगा तो उसको भी एप्लीकेबल है। बिजनेस नॉन बिजनेस सारे बराबर हैं यहाँ पर, सभी के लिए एप्लीकेबल। वो चाहते हैं कैश विड्रॉ नहीं करो, बैंक से पेमेंट करो, पर्पस ये है उसका। सर एक वासुदेव अग्रवाल जी का, इज देयर एनी एक्सटेंशन फॉर टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 26 क्यूबी फॉर मार्च 20, अप्रैल 20 एंड मई 20? हाँ मैंने इसको सर आंसर दिया कि यस, वो 30 जून तक फाइल कर ही सकते हैं सर। इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लगेगा, वो जो एडिशनल फीस है वो नहीं लगेगी। अच्छा सर एक और है विकास केडिया का, टीडीएस डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड आफ्टर दैट परचेज एग्रीमेंट कैंसल्ड, then whether we can claim refund in it return, then what will be the payment or receipt amount? ये बड़ा इशू आता है और सीपीसी को समझाना नामुमकिन है। सीपीसी को समझाना नामुमकिन है, फैक्ट तो यही है। सीपीसी को कौन समझाएगा कि मेरे को एडवांस पैसा आया और एडवांस पैसा आने के बाद मेरे को पैसा वापस देना पड़ा। देखो एक प्रोसीजर तो सही है कि जिसने टीडीएस का था वो उसका रिफंड क्लेम करे, बट द प्रोसीजर इज क्वाइट बिग, तो इसका तो आपको एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा। जितने की इनकम है उतने का एक्सपेंडिचर दिखा दो, जब क्वेश्चन आएगा तो उसका रीजन सामने दे दो। लीगली मतलब कि when I am presenting before the AO I can explain him, but to CPC it is a wall, I cannot explain him, and they are not even ready to listen. They cannot listen, they are not IT guys that way, that's why. तो आपको जुगाड़ ही करना पड़ता है।
So we have PK Burman ji. PK Burman sir, कुछ question है आपका? You are unmute. Yes. Yeah, please. Sir, in case of organization, there is section 12 exemption definitely. Accordingly, ITR is submitted. Before that, form 10B is submitted due to requirement. Definitely, set apart fund is there, but CPC is not allowing. 2 times we have given the explanation that with the reference to number of 12A exemption certificate, that is very old, 30 years plus. But I don't know, twice they are rejecting and asking to pay tax. Disallowed 100% of expenditure and set apart funds also. When everything done, form 10, 10B and ITR 7 done in right time, and I have checked twice and submitted reply. But what to do then? No, your only question is that your registration certificate is not in their records. Maybe, I don't know. I don't know. You must be, because it's years. No, you are Yes, having a 12A certificate. Yes. Copy is there. I have submitted scan copy also on one occasion. So what is the reason for disallowance? Is it delayed They are filing? not mentioning. No, ITR 7, form 10, 10B, everything filed in due time. Before ITR 7, form 10, then 10B also submitted within time, definitely, for the financial year 18-19. Sir, then you please see what is the reason for the disallowance. Without knowing the reason, no one can comment. You know, impromptu, they cannot do like that. कि किसी को भी disallow कर दिया, किसी को भी allow कर दिया. There must be some reason you need to find. CPC computation done by CPC, they are you know, they are mentioning only figures. So 0, 0, 0, allowed expenditure or set apart fund, everything they have mentioned 0, and ultimately coming tax and demand is Sir, created. please see. Sir, just don't see the figures. Okay. See from the top to bottom. And see what information. सर एक बार देखिएगा, सर एक बार देखिएगा, मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे हमारे पास एक अभी केस आया अपील के अंदर कि उन्होंने ATP का डिडक्शन लेना था और सोसाइटी थी, तो जो हमारी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न थी वो हमारी सितंबर थी, हमने उसको अगस्त में फाइल कर दिया, उसने उसकी ड्यू डेट जुलाई लेके सारा डिसअलाउ कर दिया. So this is what I'm trying to say. आपके केस में एक बार सारा चीज डेट्स देखिएगा. आपने अपने हिसाब से सितंबर लिया होगा, हो सकता है उसने अगस्त ड्यू डेट ले ली हो. ओके सर, ओके. इसीलिए कह रहा हूँ सर, एक बार टॉप टू बॉटम सारे आइटम्स देखिएगा कि किसकी वजह से हो रहा है, उस पॉइंट के ऊपर आपको फाइट करना. ओके सर, ओके. थैंक यू फॉर आंसर. थैंक यू. Anyone else who want to ask question can raise their hands. One question. सर एक मिस्टर लालका जी का है, फॉर्म 10B was allowed to file along with the return. It was applicable when manual return used to be filed. हाँ सर क्या बोलना चाह रहे हैं सर? बर्मन जी का रिप्लाई दिए क्या? 10B was allowed to file along with the return. It was applicable when manual return used to file. सर ये वो पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है सर, वो जब उनका क्वेश्चन था ना लालका जी का. हाँ चलिए ठीक है. एक ये नेहा जी का क्वेश्चन है शायद. We had to claim deduction under section 80P for society, but due to delay in audit, we had to file return after the due date. Condonation of delay is not filed. There is no procedure for filing of condonation of delay. Now what are the remedies? The only remedy is file an appeal and go for the principle of natural justice, that merely delay in filing should not be there. I know it would be tough after the changes in the act, but still at least you can fight for there are few judgments that mere procedural delay should not debar you to avail of the deduction, but then you'll have to fight. Any questions? Sugam, I think questions are done. Done. Sir, I think there are no more questions. Time bhi ho gaya, sir. Sir, I am very thankful, and on behalf of Jamshedpur branch, very thankful. And sir, it was very informative, and
lucid manner you have interacted with us, and rest is I hand over this mic to Sugam. Thank you, Rajesh Bhaiya. Sir, we thank you a lot. आज का सेशन जो था बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव था. हमें लगा ही नहीं कि हम जूम में ये सेशन कर रहे हैं. हमें लगा हम फेस टू फेस है. सबका जो भी क्वेरीज था इजीली उसका आंसर हुआ है. एंड सर एक और रेज हैंड हुआ है. सो इफ यू अलाउ वी कैन आस्क हिम. Sure. Just Pankaj Kumar Chaudhary ji, you are unmute. Please unmute yourself, and you can ask your query. CA Pankaj Kumar Chaudhary ji, we have unmuted you. You can ask your query now. सर पंकज जी को अनम्यूट अपने आप करना होगा. वी कैन जस्ट आस्क हिम टू अनम्यूट. Yeah, we have asked him to unmute. I think he has by mistake raised his hands. I think he's not available. So we can move forward. So now I request CA Umesh Sharma to deliver vote of thanks. Unmute karo, Yogesh. Yeah, thank you, Sugam. This was indeed a most interactive and informative virtual CP meeting till now we have. It was a much needed CP meet. The latest development in income tax is a topic where we, the chartered accountants, always needs to be updated with the conceptual clarity. So on behalf of branch managing committee, I would like to thank all the members, all the querists who raised their queries and attended today's CP meeting and made this VCM a success. I also thank our Central Council member CA Pramod Jain, Chairman CSR Committee and Vice Chairman of various committee of ICI for enlightening us on the important aspects of amendments in income tax with the conceptual clarity and answering all our queries throughout this session. I also thank our branch chairman, secretary, branch vice chairman, treasurer, and other managing committee members for their support for conducting today's CP meet. I also thank our today's moderator, CA Rajesh Agarwal, for his support in moderating this CP meet. I also thank our technical support team for conduct of this webinar. I thank you all. Yes, over to you, Sugam. Thank you, Vijay. Now we are signing off from Zoom. Thank you everyone for your support. Thank you. And looking Thank you forward very to much. see you again. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. We are signing